नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही सुंदर और अच्छे ढंग से हमारी इस ज्योग्राफी की वन शॉट सीरीज के अंदर आज मैं एक नए वन शॉट के साथ आपके सामने उपस्थित हूं, जिसका नाम है प्राथमिक क्रिया। यानी मानव जब पैदा होता है और जब समझदार होता है, थोड़ा सा बड़े होने लगता है, तो घर वाले अक्सर टोका करते हैं, कुछ काम धाम किया कर। अगर वो कुछ ऐसा कर देता है जो थोड़ा सा भी गलत है, जब कहते हैं अभी तो बच्चा है, और वो कुछ और अच्छा करता है, कहते जवान हो गया छोरा, तो वो जो युवावस्था होती है उसमें उथल पुथल वाला मामला होता है। कभी डांट लगती है, कभी फटकार लगती है। उस समय मानव धीरे धीरे फर्स्ट स्टेप पर काम करना शुरू करता है। वो उस तरह से काम करना शुरू करता है, तो वो जो व्यवसाय करेगा, वो कौन सा व्यवसाय, मतलब क्रिया, क्रिया मतलब वर्क, यानी कि वो कोई व्यक्ति किस काम को करना शुरू कर रहा है वो उसका व्यवसाय कहलाता है, वो उसका सेक्टर कहलाता है। कोई डॉक्टर बन गया तो तृतीयक व्यवसाय कर रहा है। कोई जो है उद्योग या फैक्ट्री का काम शुरू कर देता है तो द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है। कोई ऐसा है जो खेतीबाड़ी कृषि कर रहा है, पशु चराने का कार्य यानी कि पशु पालन कर रहा है, मछली पकड़ने का कार्य कर रहा है, शिकार करने का कार्य कर रहा है, तो वो सब प्राथमिक व्यवसाय होते हैं, वो सब प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। तो आज के इस वन शॉट के अंदर हम प्राथमिक क्रियाओं को बहुत डिटेल से एक ही क्लास में पूरा चैप्टर क्लास हम करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे बड़ी शर्त है हमारी कि लास्ट तक जो एग्जाम में, इस बोर्ड के एग्जाम में इसको पढ़ के चला गया ना, उसकी बल्ले बल्ले होने वाली है। क्या होने वाली है? उसकी बल्ले बल्ले होने वाली है, मजे ही बन जाएंगे। मतलब इतना शानदार लिख के आओगे आप। प्राथमिक क्रिया को हम इस ढंग से व्यवस्थित तरीके से पढ़ने वाले हैं। जिस चैप्टर के 10-10 लेक्चर थे उसको एक वन शॉट में समाहित किया गया है, और इसका 20% भी आप अगर लिख के आगे तो कहीं नहीं जाने 7-8 नंबर, क्योंकि ये जो सवाल है प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, अगले 2 चैप्टर और इससे संबंधित है। तो ये तीनों चैप्टर जो व्यवस्थित कर लेता है वो पास तो यूं हंसते हंसते हो जाता है, लेकिन लर्न एंड शेयर का टारगेट पास कराना कतई नहीं है। लर्न एंड शेयर का टारगेट है 100 में से 100 लाना, और वो 100 में से 100 की जर्नी आप पार कर जाएंगे। तो शुरू करें इस प्राथमिक व्यवसाय को, जिसको हम प्राथमिक क्रिया कह रहे हैं। ज्योग्राफी के अंदर प्राथमिक क्रिया आपका एक चैप्टर है कक्षा 12 में ज्योग्राफी का। भूगोल की जबरदस्त तैयारी के साथ मैं जो है इसको पूरी तरीके से आपको आज समझाने वाला हूं। तो आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। सबसे पहले प्राथमिक क्रिया होती क्या है? प्राथमिक क्रिया होती क्या है? सबसे पहले व्यक्ति कोई भी ऐसा कार्य जो पैसे कमाने के लिए करता हो, वो सारे के सारे आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। आर्थिक शब्द का अर्थ है अर्थ, या इसको हम कह सकते हैं पैसा, या इसको हम कह सकते हैं वित्त। कुछ लोग फाइनेंस भी कहते हैं, वित्त। तो ये 3 शब्द ऐसे हैं जो किससे रिलेटेड है? पैसे से रिलेटेड। और इसको कमाने के लिए, पैसे को कमाने के लिए जो भी मानव क्रिया करेगा, पैसे कमाने के लिए मानव जो भी क्रिया या व्यवसाय, मानव जो भी क्रिया या व्यवसाय करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? तो उसी को हम कहेंगे आर्थिक क्रिया। उसी को हम क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया। आर्थिक, ये कलर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, आर्थिक क्रिया कहेंगे। पैसे कमाने के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसको आर्थिक क्रिया कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया कहा जाता है। समझ गए आर्थिक क्रिया क्या होती है? पैसे कमाने के लिए कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप किसी से 1 किलो मूंगफली लेकर आप बेच के आ रहे हो, वो आपकी आर्थिक क्रिया है। चाहे आप मेले में से जो है वो बजाने वाली आती है ना, पुंपाड़ी जिसको बोलते हैं, तुर्री टाइप है ना, जो एक जबरदस्त सायरन बजाती है ना, आप 20-25 खरीद के लाए और स्कूल में ले जाके आपने आधी बेच दी, वो आर्थिक क्रिया हो गई आपकी। क्या हो गई? आर्थिक क्रिया। तो समझो आर्थिक क्रिया की वैसे परिभाषा सिंपल तरीके से ये होती है, लेकिन लैंग्वेज में अगर देखें तो ऐसे होगी। आर्थिक क्रिया का अर्थ है वे सभी कार्य जिनसे मनुष्य को आय प्राप्त होती है, वो सारे काम जिससे मनुष्य को पैसा प्राप्त होता है। मैं पढ़ा रहा हूं, डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, तो ऐसी सेवा सेक्टर भी हो सकते हैं जिनसे पैसा मिलता हो। तो चाहे प्राथमिक व्यवसाय हो, चाहे द्वितीयक व्यवसाय हो, चाहे तृतीयक हो, चाहे चतुर्थ हो, सारे पहले आर्थिक क्रिया, उसके बाद वो व्यवसाय है।
तो आर्थिक क्रिया सीधा सीधा मैं कहूं तो पैसे कमाने के लिए की जाती है, पैसा कमाने के लिए की जाती है। वो सारी क्रियाएं, गतिविधियां जो होती है वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वो आर्थिक क्रिया। ये मुख्य रूप से 4 होती है। कितनी होती है? आर्थिक क्रियाएं होती कितनी है? 4। अब आप जानते हैं वो 4 कौन सी है? देखिए ये रही आर्थिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रिया को जब हम देखा करते हैं तो इसमें बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे। इसमें वो काम आ जाते हैं जो मानव शुरू से करता है। मानव ने जब चलना फिरना शुरू किया, मानव ने जब पहली बार इस पृथ्वी पर पहला मानव आया तो उसने सबसे पहले कृषि तो शुरू किया था। मानव ने सबसे पहले क्या शुरू किया था? कृषि शुरू किया था। उसके बाद मानव ने पशुपालन शुरू किया था। पशु पालन, कृषि शुरू करने के बाद मानव ने पशुपालन शुरू किया, फिर उसने मछली पकड़ना शुरू किया, फिर उसने आखेट मतलब शिकार करना शुरू किया। ठीक ना? ऐसे काम मानव करता है। वो सब काम जो होते हैं जो खेती बाड़ी से रिलेटेड होते हैं, ग्रामीण अंचल से रिलेटेड होते हैं, गांव से रिलेटेड होते हैं, वो सारे प्राथमिक सेक्टर में आते हैं और इसी को आज इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक और व्यवसाय होता है द्वितीय क्रिया। द्वितीय क्रिया में वे व्यवसाय हो जाते हैं फैक्ट्री वाले, उद्योग वाले। तो मैं यह सीधा लिख सकता हूं उद्योग से संबंधित। किससे संबंधित? उद्योग से संबंधित। उद्योग में किसी भी चीज के रूप को बदला जाता है। रूप को बदलना विनिर्माण कहलाता है। जैसे कि प्लास्टिक से प्लास्टिक की बोतल बना दी, प्लास्टिक से ये मार्कर बना दिया, तो विनिर्माण हुआ कि नहीं हुआ? तो द्वितीय क्रिया में वो होता है जो कि हमारा अगला चैप्टर है, उसका भी वन शॉट में लेके आऊंगा, लेकिन यहां हम जॉइंट देख रहे हैं पहले। एक होता है तृतीय क्रिया। तृतीय क्रिया के अंदर क्या होता है? तृतीय क्रिया के अंदर आ जाते हैं जो लोग सेवा करते हैं। सेवा, सेवा सेक्टर आ जाता है इसके अंदर। और सेवा कौन कौन लोग करते हैं? सेवा करता है एक तो टीचर करता है, अध्यापक। ठीक है, तो इसके अंदर एक तो आ जाता है शिक्षक कहो या अध्यापक कहो, एक तो इसके अंदर आ जाता है अध्यापक तृतीयक में। ठीक है, एक आ जाता है इसमें चिकित्सक, डॉक्टर। ठीक है, इसमें परिवहन है, संचार है, ये सब आ जाते हैं। ठीक है ना? अध्यापक आ जाता है, चिकित्सक आ जाता है, आदि ये लोग आ जाते हैं जो सेवा दे रहे हैं। धोबी आ जाता है, मोची आ जाता है। ठीक है ना? ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये तो हम समझ गए सर। तो थोड़ी थोड़ी बेसिक परिभाषा यहाँ पे ले रहे हैं हम सेवा सेक्टर की, जो तृतीयक में आते हैं। चतुर्थ में कौन आता है? तो चतुर्थ में आ जाता है जज, सीबीओ, या फिर जिसको हम कह सकते हैं चीफ, जो ऑन द स्पॉट डिसीजन देता है और उसका डिसीजन सब पे लागू होता है। जैसे बैंक मैनेजर, वो सारे के सारे जो है, बैंक मैनेजर ले लो इसमें। अब आप कहेंगे बैंक मैनेजर सेवा भी तो दे रहा है, तो वो उसमें तृतीयक व्यवसाय के साथ किस में आ रहा है? चतुर्थ में भी शामिल है। क्यों? क्योंकि वो जो डिसीजन दे देता है सारी बैंक को मान्य होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जैसे मान लो कि रोडवेज चल रही है और रोडवेज का जो अधीक्षक होता है वो आदेश जारी कर देता है कि आज रोडवेज नहीं चलेगी, तो उसका डिसीजन मान्य होगा। तो वो चतुर्थ व्यवसाय में आता है कि उसके डिसीजन की अवहेलना नहीं की जा सकती। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ये काम देश में लागू होगा, तो वो चतुर्थ व्यवसाय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो चारों व्यवसाय मेरे लाडलों, मेरे गुलगुलों, आपके दिमाग में फिट हो जाने चाहिए कि 4 व्यवसाय होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। प्राथमिक में वो व्यक्ति जो खेतीबाड़ी कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, कृषि कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, मछलियां पकड़ रहा है, शिकार कर रहा है, तरह तरह के काम कर रहा है ना। ठीक है, गांव वाला व्यक्ति। ठीक है, द्वितीय के अंदर कौन आ जाता है? द्वितीय वेरी सिंपल, फैक्ट्री, मिल जो होती है उसमें काम करने वाले लोग द्वितीय में आ जाते हैं। तृतीय में कौन आ जाते हैं? तृतीय के अंदर वो लोग आ जाते हैं जो सेवा दे रहे हैं। जैसे कि मैं हूं, मैं बीमार हुआ तो मेरे को डॉक्टर ने देखा, ठीक है ना, शर्ट पुरानी हो गई, मैं लेने गया तो सिलवाई जिससे, तो वो धोबी, और वो दर्जी जो सिलता है, जो धोता है वो धोबी, और मोची जूतों के पॉलिश करवाई, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? इनका हाई लेवल का व्यवसाय है, कम में समझना, सेवा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अपन सोचते हैं मोची, क्या मोची तृतीयक व्यवसाय में आता है। देखो आप, चतुर्थ व्यवसाय में जो ऑन द डिसीजन दे देता है, वकील भी सेवा कर रहा है तो वकील इसमें, जबकि जज इसमें है चतुर्थ वाले में। तो अब तो आप समझ गए होंगे, ये एक चैप्टर, ये एक इससे अगला और इससे अगला, सारे इस पे टिके हुए इस सारणी पे। तो पक्का समझ गए? आगे बढ़ूं मैं ना, भागने का मन हो रहा है, कब जाऊं और कब खेलूं, ऐसा है क्या? ऐसे नहीं भागना है। अब एग्जाम टाइम आ गया, शादियों में रसगुल्लों के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत कर लेना। रसगुल्लों के चक्कर में भागते रहो, नहीं रसगुल्ले खा के आ जाता हूँ, आज तो मैं शादी में जाके आ जाता हूँ। शादियों का सीजन चल रहा है ना, डीजे वीजे बज रहा पास में, तो ऐसे मन करता है जाके आ जाऊं यार, 1 घंटे की तो बात है, वापिस आ जाऊंगा। मत जाना,
ये रसगुल्ले याद आएंगे रिजल्ट वाले दिन। किस दिन? रिजल्ट वाले दिन, है ना। ठीक है, आगे देखिए प्राथमिक क्रिया क्या होती है। मैंने आपको समझा दिया प्राथमिक क्रिया क्या होती है। अब इसकी लैंग्वेज को देख लेते हैं। वे क्रियाएं जिनमें प्रकृति से, कहां से? प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, जिसे मानव व्यवसाय में शुरुआती व्यवसाय माना जाता है। मानव जब पैदा हुआ सबसे पहले उसने लैपटॉप चलाना शुरू किया था क्या? नहीं किया था ना। सबसे पहले खेतीबाड़ी शुरू की उसने, तो कृषि शुरू की। तो ये कह रहा है कि वे व्यवसाय जो शुरुआती व्यवसाय हैं, स्टार्टिंग में शुरू हो गए। तो बार बार क्या लिखूं मैं? कृषि से संबंधित एग्रीकल्चर, फार्मिंग, पशुपालन वगैरह आदि, एनिमल्स की देखरेख करना, सारी चीजें इसमें आ जाती है जो मानव ने सबसे पहले। इसको रटना कुछ भी है ही नहीं। भूगोल को रटना मतलब ज्योग्राफी का रटना उसका सीधा सीधा मर्डर है, और वो मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है ना। हाँ, जिसे मानव व्यवसाय में शुरुआती व्यवसाय माना जाता है, जो सबसे पहले चला व्यवसाय, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो व्यवसाय चला वो कौन सा व्यवसाय है? प्राथमिक व्यवसाय। नाम ही प्राथमिक है, चला ही पहले। और पहले कौन सा चला? ना तो मानव ने लैपटॉप चलाया, ना डायरेक्ट एरोप्लेन उड़ाया, ना डायरेक्ट वो जज और वकील बना, ना वो डायरेक्ट टीचर बना। सबसे पहले तो वो बना तो क्या बना? किसान बना, ठीक है ना। तो पहले किसानी थी, तो शुरुआती व्यवसाय है। और जो मजदूर व्यक्ति होगा या किसान व्यक्ति होगा जिसे कृषि करना है, तो वो कहाँ, मतलब कृषि के लिए खेत कृत्रिम रूप से बना सकता है क्या? नहीं बना सकता ना। खेत प्राकृतिक होता है। खेत कैसा होता है? प्रकृति ने दिया हमें। जमीन किसने दी? धरातल किसने दिया? सब प्रकृति का दिया हुआ है ना। कौन कहता है? फ्रेडरिक रेटजेल भी कह के गया कि धरातल और उसके बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन मानव करता है समाज में रहकर। तो वो सब धरातल पे चीजें हैं। तो धरातल की चीजों का यानी प्रकृति का अध्ययन, पृथ्वी और प्रकृति को काम में लेता है प्राथमिक व्यवसाय मानव। देखो सीधा समझ लो बात को कि मानव जो है वो पृथ्वी के ऊपर रहता है, और पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी दिखाई देता है वो प्रकृति का दिया हुआ है अधिकतर। तो प्रकृति से जो चीजें मिलती है उसे, जैसे जमीन मिली उसे, तो उसने जमीन के ऊपर खेती कर दिया। और जमीन के ऊपर खेत है तो उन खेतों में उसने पशुपालन चराना शुरू कर दिया। उस जो जंगल थे उसके अंदर जो पशु विचरण करते थे उनको उन्होंने शिकार यानी आकेट करना शुरू कर दिया। शिकार को आकेट कहते हैं। तो मानव ऐसी गतिविधियों का अंजाम देता रहा। क्या करता रहा मानव? ऐसी गतिविधियों का अंजाम देता रहा। तो ये सारी चीजें प्रकृति की थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। तो देखिए वे क्रियाएं जिनमें प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, यानी वो सब क्रियाएं जिसमें प्रकृति से जो चीजें मिलती हैं उसका प्रयोग, यानी संसाधन यानी साधन। दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है और वो मानव के काम आ रहा है तो वो संसाधन कहलाता है। दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और वो मानव के काम आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? तो प्रकृति के दिए हुए जो संसाधन है उन संसाधनों को काम में लेकर मानव जो है व्यवसाय करता है। जो शुरुआती दौर में शुरू हो गया उसे हम प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक क्रिया कहते हैं। प्राथमिक क्रिया की परिभाषा किसी से भी पूछे तो रटना तो है ही नहीं, खत्म ही कर दो रटने का काम। तो क्या लिखोगे वहां पे लिखोगे जो व्यवसाय मानव ने सबसे पहले शुरू किया वो प्राथमिक व्यवसाय है। पहला पॉइंट आप अच्छे से लिख सकते हो और भी अच्छे पॉइंट बना के। जो प्रकृति को साथ मिलाकर किया जाता है, जो संसाधनों को प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधनों से किया जाता है, प्राथमिक व्यवसाय। जबकि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ सारे व्यवसाय आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। और आर्थिक क्रिया से ही मानव जो है व्यवसायिकों को करता है। व्यवसाय जो होते हैं उनके लालच से ही वो करता है कि उसको पैसे मिल जाए। यहां तक आप समझ गए। आगे देखिए। हाँ, और वाह क्या बात है, कितने सुंदर सुंदर चित्र आए हैं। ठीक है, प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है ये आप सब जानते हो, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जब व्यक्ति जंगल में जाता है, फल और फूल देखकर उन्हें तोड़ता है, कुछ फलों को खा जाता है, कुछ फूल वो लेकर आता है वैलेंटाइन डे के लिए। किसके लिए? बेचने के लिए लाता है। किसान किसके लिए लाता है? उसको वैलेंटाइन डे से कोई मतलब नहीं है ना। और आपको भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना? बताओ कमेंट बॉक्स में, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इससे पता चलता है कौन कौन बच्चा पढ़ता है। और दोस्तों को शेयर करो, एग्जाम का टाइम है, उनका भला हो जाए, ठीक है ना। तो संग्रहण करता है किसका? देखो ये थोड़ा हरा हरा दिखाई दे रहा है। तो मानव संग्रहण किसका करता है? फल और सब्जियों का करता है। फल फूल लिख रहा हूं मैं। फल और फूलों का मानव संग्रहण करता है, इकट्ठा। संग्रहण का मतलब क्या होता है? इकट्ठा, इकट्ठा।
तो मानव इनको इकट्ठा करता है और मानव इनको इकट्ठा करके ही सारा काम चलाता है। तो ये प्राथमिक व्यवसाय हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, फल फूलों का नाम आ रहा है तो प्रकृति का दिया हुआ है सब कुछ, प्राथमिक व्यवसाय में आएगा। झील के किनारे बैठा है कोई और मछली पकड़ ली उसने। क्या पकड़ ली? कौन सा व्यवसाय है? पड़ोसी ने पूछा तो चिल्ला के कहना है प्राथमिक व्यवसाय। मछलियां शुरू से पकड़ता है। लकड़ी काट रहा है कोई, अगर खेती प्राथमिक व्यवसाय में आ रही है तो लकड़ी आएगी क्यों नहीं? प्राथमिक व्यवसाय में आएगी कि नहीं आएगी? आकेट का मतलब होता है शिकार, जिस पे आज रोक है, शिकार अब नहीं किया जा सकता। ये देखो, हिरण को क्रॉस किया हुआ नहीं किया जा सकता। पहले के राजा महाराजा जो थे वो आर्केड क्षेत्र बनाते थे अपने लिए। सुबह सुबह मनोरंजन के लूडो वगैरह तो थे नहीं पहले, तो वहां जाते थे और शिकार करते थे। तो इस प्रकार से आखेट किया जाता था। पशुपालन, पशु का पालन किया जाता है। यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। खेती करेगा तो पशु रखेगा, पशु रखेगा तो उसका खान पान जो है उसके लिए वो फल फूल आदि से संबंधित संग्रहण भी करेगा, मछलियां भी पकड़ेगा खुद के लिए, शिकार भी करेगा, पशुपालन भी किया जाएगा। तो ये प्राथमिक व्यवसाय है, समझ में आ जाना चाहिए आपको। खनन, खनन क्या होता है? किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को खोद कर, किसी भी वस्तु को खोद कर प्राप्त करना, किसी भी वस्तु को खोद कर प्राप्त करना खनन कहलाता है। खनन कहलाता है। किसी भी वस्तु को जब खोद कर प्राप्त किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बहुत ही प्यारा नाम देते हैं, खनन। क्या नाम देते हैं उसे? खनन। तो बताओ, खोदेगा कौन? मजदूरी खोदेंगे। कौन खोदेगा भाई? मजदूरी खोदेंगे। तो मजदूरी खोदेगा तो इससे भी हमें किस में रख रहे हैं? प्राथमिक व्यवसाय में। इसको हम किस में रख रहे हैं? प्राथमिक व्यवसाय में। तो खनन भी किस में आ रहा है? प्राथमिक व्यवसाय में। ठीक है, खनन किस में आ रहा है भाई? प्राथमिक व्यवसाय में। ये रहा, ठीक है। धरातलीय खनन और भूमिगत खनन दो प्रकार का होता है। खनन क्या होता है? एक तो खनन होता है जैसे ये पृथ्वी है इस प्रकार से, ये धरातल है, ये क्या है? धरातल। अब इस धरातल पर अंदर एक पाइप डाला यूं पतला सा इस प्रकार से, और इस पाइप के साथ जहां जहां खनिज थे वो सारे टच होकर आगे अंदर, तो इसको कहते हैं कुआं खोदकर प्राप्त करना। तो इसको कुआं नहीं कहकर यहां हम कह देते हैं कुपकी खनन। क्या कह देते हैं इसको? कुपकी खनन। तो कुपकी खनन जो है वो कुएं की तरह ही किया जाता है। जैसे कि मैं खड़ा हूं, वहां कोई खनिज है, मुझे ऐसा आभास हुआ कि यहाँ कोई खनिज है, तो अंदर से एक पाइप डाला जाएगा, बोरवेल की तरह किया जाएगा, उसमें एक पाइप फंसा दूंगा अंदर तक, और फिर उस पाइप को बाहर निकालूंगा, अंदर जो भी खनिज होगा उस पाइप के अंदर फिट हो जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ खनिज है। इसको कहते हैं कुपकी। तो ये सब प्राथमिक व्यवसाय में आता है। किस में आता है? प्राथमिक व्यवसाय। आगे देखिए, द्वितीय क्रियाएं। वे क्रियाएं जो होती है, पहले तो हमने प्राथमिक क्रियाएं देखी। द्वितीय क्रियाएं वे क्रियाएं यानी वे काम होती है जिनमें प्रकृति से प्राप्त संसाधनों में परिवर्तन करके उपयोगी वस्तु का निर्माण किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से उत्पादन संबंधी क्रियाएं होती है। अब मैं 3-4 एग्जाम्पल दूंगा, आप आसानी से समझ जाएंगे कि द्वितीय व्यवसाय क्या है। परिभाषा आपने देख ली, फिर इस पे आ जाऊंगा मैं। लेकिन किसी व्यक्ति के खेत में गुलाब है, गुलाब का फूल है, गुलाब, ठीक है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो खेती कर रहा है गेहूं की। किसकी कर रहा है? गेहूं की, ठीक है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ पे जंगल में वनों का जो है वनारोपण कर रहा है। क्या कर रहा है? वनारोपण, ठीक है। 3 एग्जाम्पल बहुत है, ठीक है। अब समझिए इस बात को। कोई व्यक्ति गुलाब की खेती कर रहा है। किसकी खेती कर रहा है? गुलाब की। प्राथमिक व्यवसाय गेहूं उगा रहा है, प्राथमिक व्यवसाय वनों का रोपण कर रहा है, प्राथमिक व्यवसाय। गुलाब, गेहूं, वनारोपण सारे के सारे प्राथमिक व्यवसाय। अब इस प्राथमिक व्यवसाय से ही द्वितीय व्यवसाय बनेगा।
प्राथमिक व्यवसाय से क्या बनेगा, द्वितीय व्यवसाय बनेगा। कैसे बनता है देखिए, गुलाब के जो फूल होते हैं उनको कूटा जाता है, उनको जो है पीसा जाता है और उससे बनता है गुलकंद। क्या बनता है, गुलकंद। गुलकंद आप में से नहीं देखा किसी ने तो मैं बता दूं, पान अगर किसी ने खाया है या पान लगाते हुए देखा है किसी ने, तो उसमें एक लिक्विड डाला जाता है जो थोड़ा सा टाइट फॉर्म में होता है, ठोस फॉर्म में होता है, गुलकंद होता है। क्या होता है वो, जिससे आंखें भी ठीक होती है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है गुलकंद। तो इस गुलाब के फूलों से गुलकंद बनाया गया है। तो बताओ इसमें उद्योग यानी फैक्ट्री का काम हुआ कि नहीं हुआ, इसमें उद्योग हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बस इतना बता दो। गुलाब के फूल को बदला गया है कि नहीं बदला गया है, इसका दोबारा निर्माण किया है ना, विनिर्माण। गुलाब का फूल तो पहले ही था, गुलाब का फूल तो पहले ही था, लेकिन इसकी शेप को बदल दिया गया तो विनिर्माण कहलाता है। इसके रूप में अंतर ला दिया गया तो रूपांतरित कहलाता है। क्या कहलाता है, रूपांतरित। इसका विनिर्माण कर दिया गया, इसके रूप में परिवर्तन कर दिया गया, गुलाब के फूल से गुलकंद बना दिया गया। तो यह काम उद्योग में हुआ, फैक्ट्री में हुआ, मिल में हुआ। तो इसके रूप को जब बदला जाता है या किसी भी चीज का दोबारा निर्माण कर दिया जाता है तो उसे हम द्वितीयक व्यवसाय या द्वितीयक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्रिया कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आ गया ना। तो देखिए अब परिभाषा को वापस पढ़ो, पहले ये देख लो, गेहूं से क्या बनाएंगे, बिस्किट। गेहूं का आटा बनाया, आटे से बिस्किट बना दिए। बताओ गेहूं फैक्ट्री हुआ, गेहूं का काम फैक्ट्री में हुआ। दूसरा ये विनिर्माण हुआ, रूप परिवर्तित हुआ, रूपांतरित हो गया, ठीक है। वनारोपण, वनों से जो दवाइयां बना दी जाती है, औषधियां बना दी जाती है, अलग अलग प्रकार की औषधियां होती है, दवाइयां, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, नाम सुना होगा। वो आपने सुना बेंदा की कहानी मानव भूगोल में। बेंदा जाता है जंगल में और जड़ी बूटियों की तलाश करता है, क्योंकि मथाई जनजाति का पूर्णिमा को मेला लगता है और उस मेले के अंदर उसको वो बेचनी है, इसलिए वो ढूंढ के लाता है। तो वनारोपण इसलिए वनों की तरफ वो बढ़ा है। तो सारी ये जो फॉर्म है ये सारे के सारे प्राथमिक सेक्टर है। क्या है ये, और ये जो इधर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सेकेंडरी सेक्टर है। ये क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। अब तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। बताओ आया कि नहीं आया, पक्का आ गया, बताओ 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 बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से। तो द्वितीय क्रिया क्या है, परिभाषा वापस देख लो। ये भी क्रिया होती है, यानी वो काम होता है जिसमें प्रकृति से प्राप्त संसाधन, ये सब प्रकृति से प्राप्त है, उपयोगी वस्तु का निर्माण किया जाता है। ये उपयोगी वस्तुएं बना दी। इसमें मुख्य रूप से उत्पादन संबंधी क्रियाएं होती है, इसमें से इसका उत्पादन किया जा रहा है कि नहीं जा रहा। ढेर सारे उदाहरण ले सकते हो। प्लास्टिक से मार्कर बना दिया, प्लास्टिक किसमें, प्राथमिक। मार्कर बना दिया उससे, किसमें आ गई, द्वितीयक में। आई कि नहीं आई, तो ऐसे द्वितीयक होता है। और जो इनको ये माल जब बन जाता है, गुलाब से गुलकंद बन गया, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगला यही स्लाइड आने वाला है। गुलाब से कोई गुलकंद बना रहा है और उस गुलकंद को उठा के कोई मार्केट में बेचने जा रहा है, उस गुलकंद को मार्केट में कोई बेचने जा रहा है, तो वो व्यापारी हुआ कि नहीं हुआ, व्यापारी हुआ ना। अब जो ऑटो जा रहा है उसको हम परिवहन कहेंगे कि नहीं कहेंगे, किसने मंगवाया वो कॉल करेगा कि नहीं करेगा, तो उसको हम संचार कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, संचार। ये सब परिवहन वाले ये क्या दे रहे हैं, ये अपनी सेवा दे रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये तृतीयक व्यवसाय बन रहा है। क्या बन रहा है, तृतीयक व्यवसाय। तीसरे स्टेप पे चले गए हम। तो ये तो आपको दोनों व्यवसाय यहां तक समझ में आ जाने चाहिए। तृतीय क्रिया सेवा क्षेत्र से संबंधित क्रिया है, और तृतीय क्रिया वह है, उदाहरण के लिए अध्यापक, डॉक्टर आदि, यानी कि डॉक्टर सेवा दे रहा है, अध्यापक सेवा दे रहा है, ये सब तृतीयक व्यवसाय है। क्या है, जो लोग सेवा दे रहे हैं वो तृतीयक व्यवसाय है। आप इतना याद रखें। और ज्यादा याद नहीं होता था अध्यापक, ज्यादा याद क्यों नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल ही तो है। कोई खेतीबाड़ी कर रहा है, प्राथमिक व्यवसाय है। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, द्वितीयक व्यवसाय है। और कोई सेवा दे रहा है अपनी, जैसे कि अध्यापक हो गया, डॉक्टर हो गया, और भी देखो यहाँ नाम लिखा हुआ है, अध्यापक हो गया, डॉक्टर हो गया, मोची हो गया, धोबी हो गया, है ना। सारे के सारे जो सेवा दे रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, कोई चीज नहीं दे रहे हैं आपको, अपनी मेहनत के बदौलत जो है, हुनर के बदौलत आपको एक सेवा दे रहे हैं, और ज्यादा काम दिमाग का होता है। चतुर्थ क्रियाएं, अब कोई कहेगा जूता वाला मोची कौन सा दिमाग का काम करता है, वो तो ब्रश लगाता है जूते पे, ठीक है ना। तो आप तो ये भी कह दोगे टीचर कौन सा काम करता है, वो तो मार्कर घुमाता है, ठीक है ना। आगे यहां तक समझ में। चतुर्थ क्रिया क्या है, अनुसंधान, रिसर्च संबंधी क्रियाओं को चतुर्थ क्रिया में शामिल किया जाता है। मैंने कहा ना, अन्वेषण ब्यूरो जो खोज करता है, जैसे आपने सुना सिंधु घाटी की सभ्यता,
तो राजा राम साइनी और दयाराम साइनी का जो नाम आता है मोहनजोदड़ो से संबंधित, वो सारे चतुर्थ व्यवसाय में आएंगे। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और मैंने कुछ खोद के ऐसी सभ्यता निकाल दी, रिसर्च कर दिया मैंने, अन्वेषण कर दिया, खोज कर दी मैंने। जब मैं खोज कर देता हूं तो मैं चतुर्थ व्यवसाय में। अगर मैं खेत में काम कर रहा हूं तो मेरा प्राथमिक व्यवसाय है। अगर मैं भैंस को चरा रहा हूं तो मेरा प्राथमिक व्यवसाय है। अगर मैं मछली पकड़ रहा हूं तो मेरा प्राथमिक व्यवसाय है। एक दिन मैं शहर में आया और मैंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया तो मेरा द्वितीय व्यवसाय है। और फैक्ट्री में काम करते करते मैंने अच्छी सी पढ़ाई की और मैं टीचर बन गया तो ये मेरा तृतीयक व्यवसाय हो गया। क्या हो गया? तृतीयक व्यवसाय। एक दिन मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगा कि यहाँ से कुछ खोदते हैं, अंदर से कुछ अवशेष मिले सिंधु घाटी सभ्यता के, तो मैंने रिसर्च कर दिया या फिर मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की और मैं जज बन गया, तब मैं क्या कहलाऊंगा? चतुर्थ व्यवसाय। चतुर्थ व्यवसाय। जज पांचवें में आ जाता है। वकील बन गया, चतुर्थ व्यवसाय। सेवा दे रहा है, वकील भी क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। और यहां कौन आ जाएगा? जज आ जाएगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। वकील इसमें आ रहा है तृतीयक व्यवसाय में, जज चतुर्थ व्यवसाय में, ठीक है ना। और जजों को जो ट्रेनिंग दिया करते हैं, छोटे जज इसके अंदर आ जाते हैं। जो जजों को ट्रेनिंग दिया करते हैं वो बहुत बड़े जज जो ऑन द स्पॉट डिसीजन देते हैं, जैसे हमने रोडवेज कार्यालय के अधीक्षक की बात की थी, वो सब पंचम में चले जाएंगे। सर कंफ्यूजन है, 3 तक नहीं है, फिर आगे है ना, ऐसा ही है ना। प्राथमिक व्यवसाय में वो जो कृषि करते हैं, द्वितीयक व्यवसाय में वो जो फैक्ट्री विनिर्माण से संबंधित काम करते हैं, विनिर्माण लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। तृतीयक में वो जो सेवा दे रहे हैं, चतुर्थ में वो जो इन तीनों लोगों के माध्यमों को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और अपने आप में सक्षम माने जाते हैं और अनुसंधान और रिसर्च से संबंधित कार्य करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक तो चौथा और एक पांचवा व्यवसाय थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, इसको मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूं। यहां 10 वैज्ञानिक बैठे हैं। क्या बैठे हैं? 10 वैज्ञानिक। और एक वैज्ञानिक सबके ऊपर बैठा है जो इन सबको ट्रेनिंग दे रहा है। जो ये एक वैज्ञानिक है वो इसके अंदर आएगा और ये जो 10 वैज्ञानिक है वो इस चतुर्थ वाले में आएंगे और जो एक वैज्ञानिक है वो पंचम में आएगा। क्योंकि वो जो एक वैज्ञानिक है वो जो कहेगा वो सबको मानना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो इसमें आएगा। जैसे यहाँ 5 जज बैठे हैं और यहाँ कमेटी चल रही है, एक जज सबका हेड है, जो कहेगा मान्य होगा, इनसे सलाह ली जाएगी। तो ये 5 जज जो है वो तो इसमें आएंगे और जो ऑन द स्पॉट डिसीजन दे रहा है, जो सबको मान्य होगा, वो जज इसमें आएगा। समझ गए? तो इसको हम कहेंगे रिसर्च और इसको कहेंगे ऑन द स्पॉट डिसीजन देना, ठीक है। हाँ, ये थे 5 व्यवसायों के बारे में बेसिक चर्चा। अब हम देख रहे हैं आखेट एवं भोजन संग्रहण। प्राथमिक व्यवसाय को बहुत डिटेल से करने वाले हैं। किसको करने वाले हैं? प्राथमिक व्यवसाय को। आखेट एवं भोजन संग्रहण। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार। आखेट का मतलब क्या है भाई? शिकार। भोजन संग्रहण मतलब खेती बाड़ी करेगा, गेहूं काटेगा, फिर फसल करेगा, फिर खाना बनाएगा। तो आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। भोजन संग्रहण का अर्थ होता है अपनी जरूरतों के लिए भोजन इकट्ठा करना। मानव अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भोजन को इकट्ठा करता है। किसको इकट्ठा करता है? भोजन को। भोजन संग्रहण के आधार पर विश्व को 2 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। एक तो उच्च अक्षांश के क्षेत्र, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली आदि उच्च अक्षांश, और एक निम्न अक्षांश के मध्य ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया आदि आते हैं। ये विभाजन भोजन संग्रहण के तरीकों के आधार पर किया जाता है। क्या होते हैं अक्षांश? ये हमारा होता है ग्लोब। क्या होता है ये? ग्लोब। और इसमें यहां जो रेखा होती है उसको हम कहते हैं 0 डिग्री। बीच में काल्पनिक रेखा खींची हमने, उसको हम क्या कहेंगे? 0 डिग्री। कुछ लोग इसे इक्वेटर भी कहते हैं, इक्वेटर। कुछ लोग इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। कुछ लोग पृथ्वी के मध्य होने के कारण, पृथ्वी मतलब भू, इसके मध्य होने के कारण इसे भूमध्य भी कहते हैं। ये इस काल्पनिक रेखा के 0 डिग्री के नाम है, ठीक है। और इसके समांतर जितनी भी रेखाएं हम खींचेंगे, जैसे यहां खींची, फिर यहां खींची, फिर यहां खींची, इस प्रकार से जितनी भी रेखाएं हम खींचेंगे वो सारी की सारी रेखाएं जो है वो आडी हैं, लेटी हुई हैं, इसलिए उन्हें
ए फॉर आडी है यानी अक्षांश, और लेटी मतलब लेटीट्यूड कहलाती है। जो आपको रेखाएं दिख रही है ग्लोब में, जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई है, कैसे खींची गई है? समांतर खींची गई है। उन समांतर रेखाओं को हम जो है अक्षांश या लेटीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश या लेटीट्यूड कहते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल टाइप में आपको दिखाई दे रही है। ये तो आगे आपके अक्षांश की बात समझ में। किसके आगे? तो उच्च अक्षांश यानी ऊपर की ओर अक्षांशों की तरफ हम जाते हैं तो कनाडा आता है। यूरोप और एशिया को पहले यूरेशिया बोलते थे मिलाकर। क्या बोलते थे? तो उत्तरी यूरेशिया का भाग और चिली का भाग, ये तीन ऐसे हैं जिसके आधार पर इसको बांटा गया है। निम्न अक्षांश तो नीचे की तरफ आ जाओ आप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया आदि क्षेत्र। तो व्यवसाय जो शिकार है उसको दो क्षेत्रों में देखा जाता है कि उच्च अक्षांश में शिकार जो है वो अलग तरह से होता है। इसको मेजर करना है आपको, बीच वाली रेखा को, इसको, ठीक है ना। उच्च अक्षांश में अलग तरह से होता है और निम्न अक्षांश, निम्न यानी छोटे, उच्च यानी ऊंचे, निम्न यानी नीचे मान लो आप, उच्च यानी ऊपर मान लो आप। तो निम्न और उच्च अक्षांश समझ गए आप क्या होता है? निम्न और उच्च अक्षांश में व्यवसाय अलग अलग तरीके से होता है। आर्केड शिकार अलग अलग तरीके से होता है, उनकी रीतियां अलग होती है, उनके रिवाज अलग होते हैं। कई जगह तीर से मारा जाता है जीव को, कई जगह बंदूक से मारा जाता है। तो दो प्रकार के जो यहाँ पे आर्केड देखने को मिलते हैं। कनाडा, यूरेशिया और चिली का अलग है। ऑस्ट्रेलिया और एशिया, पूर्वी एशिया जो है उसका अलग है। ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी एशिया जो है निम्न अक्षांश में आ जाते हैं और उच्च अक्षांश के अंदर कनाडा और यूरेशिया आ जाता है। कौन आ जाता है? कनाडा और यूरेशिया। ये अक्षांश होती है। अगर मैं कहूं कि बताओ देशांतर कौन सी है, तो यहां हम एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से। क्या खींचेंगे? काल्पनिक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से। इसको, इस काल्पनिक रेखा को हम कहेंगे, यहां लिख देता हूं मैं, इसको हम कहेंगे याम्योत्तर, प्रधान याम्योत्तर, प्रधान याम्योत्तर, प्रधान याम्योत्तर। पहली बात तो इसे ये कहेंगे। दूसरा, इसे ग्रीनविच भी कहा जाता है, ग्रीनविच। और मध्याह्न है तो मध्य है तो मध्याह्न भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मध्याह्न। और इसके समांतर जितनी भी रेखाएं हम खींचेंगे वो जो है लॉन्ग दिखाई दे रही है तो लॉन्गिट्यूड कहलाती है और हम उसे देशांतर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? देशांतर के नाम से, देशांतर। आगे बात समझ में? क्लियर दैट? यहां तक डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो आर्केड और भोजन संग्रहण क्या होता है? भोजन को इकट्ठा करना और शिकार करना, दोनों आर्केड और भोजन संग्रहण है। हम उन बिंदु को पढ़ रहे हैं जो आपको फोटो फ्रेम में दिखाई दे रहे थे कुछ देर पहले कि ये बिंदु होते हैं प्राथमिक व्यवसाय में। हम एक एक को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए, वर्तमान में भोजन संग्रहण कैसे होता है? व्यापारीकरण हो गया, व्यापारी आता है और लोगों को बांट देता है। वर्तमान में सभी प्रकार के फूलों, फलों आदि का संग्रहण उन्हें दोबारा बेचने के लिए किया जाता है। अधिकतर चीजें, पहले तो व्यक्ति फल और फूलों को इकट्ठा करता था इस प्रकार से, तो अधिकतर चीजें खुद खा जाया करता था, उसका टारगेट व्यवसाय नहीं होता था। अब क्या हो गया? अब व्यापारीकरण हो गया, बेचने के लिए करता है। किसके लिए करता है? आज हम राजस्थान के प्रतापगढ़ और मध्य प्रदेश की बॉर्डर की तरफ जाते हैं तो वहां पे जो है टिमरू फल होते हैं, वहां इकट्ठा इसलिए करते हैं वो जनजाति के लोग। और महुआ जिसे शराब बनती है, मावड़ी शराब, महुआ के जो फूल होते हैं उन फूलों को, उन फलों को वो इसलिए इकट्ठा करते हैं कि वो बेच सके और अच्छा पैसा कमा सके, आर्थिक क्रिया करते हैं वो। तो आज व्यापारीकरण हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ठीक है, तो आजकल बेचने के लिए किया जाता है। ठीक है, पशु चारण क्या होता है? आप सब जानते हो पशु को चराना पशु चारण है, फिर भी समझ लो। पहले मनुष्य सिर्फ आर्केड पर निर्भर था। पहले तो वो जो पशु दिखता उसको मार देता, लेकिन एक दिन उसे लगा यार सारों को नहीं मारना चाहिए। जैसे कुत्ता है, उसको पालतू पशु बना लो, उसको रखो घर में, खाना खिलाओ उसको। जैसे ही शिकार करेंगे कुत्ता साथ रहेगा, एक तो साथी हो गया। अच्छा, तो आखेट के समय सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू बनाया गया था। ये देखो, ये खड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर दूध के लिए भैंस, बकरी, गाय आदि को पाला जाने लगा। तो इस प्रकार से जो है पहले आखेट ही करता था। जब मनुष्य को लगा केवल आखेट से भरण पोषण नहीं हो सकता, दूध भी पीना है उसको, दही भी खाना है उसको, घी भी खाना है उसको, है ना, छाछ भी पीना है उसको, है ना, ऊन भी चाहिए उसको मकान बनाने के लिए, बोले कुछ पशुओं को पाला जाए। ऐसे भरण पोषण सबको मार देंगे तो फिर खत्म ही हो जाएंगे पशु, है ना। कालांतर में यानी कुछ समय बाद, कालांतर में मतलब कुछ समय बाद, कुछ काल के अंतर के बाद, कुछ समय के अंतर के बाद कुछ पशुओं का चयन किया गया कि इसी इसको पालेंगे और इसी इसको मारेंगे। ठीक है ना, मारना आखेट है और पालना पशुपालन है। बस
आजकल ये व्यापारिक स्तर तक किया जाता है। पशुचारण दो प्रकार का होता है, एक तो चलवासी पशुचारण और दूसरा वाणिज्यिक पशुचारण। चलवासी जो होता है वो रोजी रोटी के लिए किया जाता है, अपने जीविकोपार्जन यानी जीवन जीने के लिए किया जाता है। वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार। ये पशुपालन वाणिज्य के लिए किया जाता है, पैसों के लिए किया जाता है। एक तो जीवन जीने के लिए किया जाता है और दूसरा पैसों के लिए किया जाता है। चलवासी पशुचारण क्या है? सबसे प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। सबसे पहले मानव ने पशु को अगर पाला तो इसलिए पाला कि दूध मिले, दही मिले, ऊन मिले, है ना, चमड़ा मिले, उनके नाखूनों से जो है अच्छे अच्छे आभूषण बना सके, ठीक है ना। तो घोड़े, गाय वगैरह जो भी पाले गए हैं वो किसी उद्देश्य से पाले गए हैं। तो जीवन निर्वाह का मतलब जीवन जीने के लिए, जीवन निर्वाह मतलब जीवन जीने के लिए इस व्यवसाय को किया गया। चलवासी पशुचारण सबसे प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुचारक भोजन, वस्त्र, शरण, औजार, यातायात के लिए पशु पर निर्भर था। पहले तो जो पशु चराता था शुरुआत में वो किस पे निर्भर था? उसको खाना मिल जाए पशु से, दूध, दही आदि, वस्त्र बना लेगा उसके चमड़े से, उसकी ऊन से वस्त्र बना लेगा, चमड़े से जो है छत बना लेगा अपनी, शरण मिल जाए उसको, औजार बना लेता था नाखूनों से, लोगों को मारने के लिए, शिकार करने के लिए, आखेट के लिए। पशु के जो खुर होते हैं, जो पैरों में नाखून होते हैं, उनसे वो हथियार बना लेता था मानव। अब उन्हीं के हथियारों से उन्हीं को मार रहा है, गलत बात है ना। ठीक है, ठीक है, ये तो वही बात होगी, अपन किसी के नाखून तोड़ के जो है किसी और के नाखून चुबा दे उसका, है ना। तो हाकेट इसी प्रकार से पहले किया जाता था, क्योंकि पहले हथियार थे नहीं भाई। LMG लाइट मशीन गन, ऐसा रहा, सेल्फ लोडिंग राइफल, इंसाफ वगैरह, .22 वगैरह ऐसी कुछ थी क्या? नहीं थी पहले। पशु की आवश्यकता पूरी करने के लिए मानव अपना स्थान बदल देता है। पशु की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चलवासी का नाम चलवासी क्यों है? इस चलवासी का नाम चलवासी पशुचारण क्यों है? क्योंकि मानव बैठा है और वो देख रहा है कि आजकल पशु जो है ढंग से खाना नहीं खा पा रहे हैं, चारा नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अनावृष्टि होगी। अनावृष्टि मतलब पानी बिल्कुल नहीं बरसा इस बार। और भारतीय कृषि तो मानसून का जुआ है। जब मानसून आता है, जब खेती होती है, और खेती होती है, कृषि होती है, तभी तो पशु के लिए चारा होगा। अब चारा नहीं है तो वो पशु को कहता है, जो गवाला होता है, कि चल उठ मेरे साथी, अब दूर दूर तक चले हम, जहां आपको चारा मिलेगा वहां भी मैं रहूंगा। चल उठ के रवाना हो जाते हैं और उन्हीं के साथ अपना जीवन यापन करते रहते हैं। पशु से जो भी मिलता है खा पी के मस्त रहते हैं और चलते रहते हैं और पशु को चराते रहते हैं। ध्यान से सुनो, जो चलते रहते हैं और पशु को चराते रहते हैं और अपने जीवन को निर्वाह करते रहते हैं, जीते रहते हैं, चलते रहते हैं और पशु को चराते रहते हैं, चलवासी पशुचारण। क्या है ये? चलवासी पशुचारण। पशु की आवश्यकता पूरी करने के लिए मानव अपना स्थान ही बदल देता है। समर्पण, पशु के पीछे सब कुछ समर्पित। ठीक है, इन पशु के लिए निश्चित चारागाह थे पहले, लेकिन अब कम हो गए। लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, वहां पे अलग अलग कॉम्प्लेक्स बन गए, वहां पे लोग रह रहे हैं, तो यहाँ कम पड़ गए। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पशु पाले जाते हैं। अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं उसमें अलग अलग पशु पाले जाते हैं। ठीक है, चलवासी पशुचारण के प्रमुख पशु एवं क्षेत्र, यानी चलवासी पशुचारण जो ये लेके चल रहा है, सबसे ज्यादा ऊंटों को ही लेके चलते हैं। चलवासी क्या है समझ में आ गया? चलता रहता है, चलने वाला वासी, यानी चलते रहता है साथ में किसके? पशु के। पशु को चराते हुए जो चलता रहता है, चलवासी पशुचारण। अब वाणिज्यिक में क्या होगा सोचो आप? वाणिज्यिक में पशु की देखरेख होगी, क्योंकि पशु उसको पैसा दे रहा है, उसको खाना दे रहा है, वो भी देखरेख करता है। लेकिन वाणिज्यिक के अंदर एक बाड़ा बनाया जाएगा, एक अच्छा जो है उसके लिए अच्छी व्यवस्थाएं होगी। गर्मियों में कई बार उनके लिए कूलर लगा दिए जाते हैं, सर्दियों में उनके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था होती है कि गर्म हीटर लगा दिए जाते हैं। इतने पशु की सेवा की जाती है। जैसे मुर्गी के पोल्ट्री फार्म होते हैं, उनकी इतनी देख रेख होती है कि वो मुर्गी का अंडा बिकेगा, सबको पता है बिकेगा ना। अब जिसको खाना है मुर्गी के अंडे, वो 4-5 मुर्गी रखेगा, ठीक है, और फिर 4-5 इकट्ठे हो जाएंगे, फिर उस प्रकार से जो है उनका काम चलता रहता है। तो वाणिज्यिक में तो काम पैसे के लिए होता है, जबकि चलवासी पशुचारण में वो पशु को चराते हुए चलता रहता है और अपना जीवन यापन करता रहता है। चलवासी पशुचारण प्रमुख पशु क्षेत्र, सबसे पहले जहां गर्म क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या होता है? उष्ण मतलब गर्म, उष्ण मतलब गर्म, कटिबंध का मतलब क्षेत्र। तो गर्म क्षेत्रों में होता है, किस तरफ होता है? गर्म क्षेत्रों में। जैसे कि अफ्रीका गर्म है, बहुत गर्मी है अफ्रीका में। देखो आप, लाइटें चली जाए तो उनके दांत दांत दिखाई देते हैं, इतने काले होते हैं। क्यों? गर्मी में व्यक्ति धूप में काला ही होगा, ठीक है ना। लेकिन गाय वहां सफेद होती है, उसकी चमड़ी ऐसी। तो गाय और बैल जो है वो चलवासी पशुचारण कहां होता है?
चलवासी पशुचारण में गाय और बैल का पशुचारण कहाँ किया जाता है? तो अफ्रीका, गर्म क्षेत्र। सहारा एवं एशिया में भेड़ और बकरी, ऊंट है। तिब्बत, चाइना के आसपास और एंडीज पर्वत जो है, पर्वतों के अंदर, और तिब्बत ये क्षेत्र तो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां जंगली जीव रहेंगे, तो योक और लामा जंगली जीव है, ठीक है ना। आर्कटिक है, उत्तरी ध्रुव, ठंडे प्रदेश, और बर्फ में मैंने आपको बताया कि बर्फ में चलती है एक स्लेज गाड़ी। कौन सी गाड़ी? स्लेज। और इस स्लेज गाड़ी को जो है खींचने का काम करता है रेडियार। ये जीव होता है कुत्ते की तरह, तो रेडियार और कुत्ते दोनों इसको खींचते हैं स्लेज गाड़ी को, जो बर्फ में चलती है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में होगा, किस क्षेत्र में होगा? ये हमारा ग्लोब, और यहाँ होता है उत्तरी ध्रुव, यहाँ तो नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है। तो इन पोलों के ऊपर ये रहते हैं, आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ ये जीव रहेंगे, तो ये रेडियार है। कौन है? फिर से समझो बात को। गर्म क्षेत्र है अफ्रीका, वहां गाय और बैल का पशुचारण है। सहारा और एशिया में हम रहते हैं, तो यहाँ आपको भेड़ बकरी दिखती है, तो हम जहां रह रहे हैं एशिया हो गया, सहारा लिख दो साथ में। अफ्रीका में गाय बैल, सहारा एशिया, भेड़ बकरी दोनों याद हो गए। तिब्बत और एंडीज पर्वतीय क्षेत्र है, चीन के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए योक और लामा रहते हैं पर्वतों में। बर्फ का क्षेत्र है आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव, तो रेडियार रहता है। कौन रहता है? रेडियार। आगे देखिए, 3 मुख्य क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीपीय तक, यूरोप से एशिया के टुंड्रा प्रदेश तक, दक्षिणी गोलार्ध अफ्रीका के मेडागास्कर में। देखो यहाँ उत्तरी अफ्रीका आ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध आ रहा है। ये जो है, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूं, आपको दिख जाएगी, नहीं दिखेगी तो मैं और खींचूंगा, ठीक है। इसको हम ब्लैक किए दिए, ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक। ये लो साहब, हो ही नहीं रही यार, ये तो कह रही मैं न्यू होंगी, ये हो गई। ये जो ब्लैक दिखाई दे रही है आपको, ये एक ही लाइन मानना है। क्या मानना है? एक लाइन। और इस तरह से इसको एक लाइन मानो। ये जो आपको दिखाई दे रही है इधर वाली, ये भूमध्य रेखा है, जो हमने अभी कुछ देर पहले स्लाइड में बात की थी। और ये जो दिखाई दे रही है ग्रीनविच है। आप याद रखिए कि ये जो रेखा है, ये है अक्षांश। इसके जितनी भी बराबर रेखाएं खींची जाएगी इस प्रकार से, इस प्रकार से, पता नहीं है क्यों मजे लेता है मेरा। और यहां जो खड़ी रेखाएं जो होगी वो कहलाएगी देशांतर। क्या कहलाएगी? देशांतर। आगे बात समझ में। ऊपर का गोला आधा ऊपर चला गया और गोला आधा नीचे रह गया, तो ऊपर वाला तो है उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला क्या है? उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। जबकि नीचे वाला क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। नीचे वाला क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। तो ये तो आपका दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिण में है ये, और ये उत्तर में है, तो उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। ये भाग जो है पश्चिम है, तो ये पश्चिमी गोलार्ध। ये भाग जो है पूर्व में है, तो ये पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध। तो इस प्रकार से जो है क्षेत्रों को हम बांट सकते हैं। तो ये दक्षिणी गोलार्ध है, इसके अंदर अफ्रीका वगैरह दिख रहे हैं आपको इस तरफ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 3 भागों में इसको बांटा गया है। अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जैसे आप देखिए, ये भारत है, यहाँ पे ये रहा भारत, तो भारत यहाँ हिंद महासागर से घिरा हुआ है। यहाँ भारत में हिंद महासागर है। क्या है यहाँ पे? हिंद महासागर। तो भारत हिंद महासागर से घिरा हुआ है यहाँ। तो जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र का नाम आ रहा है। तो ये मुख्य 3 क्षेत्र है। आपको ये याद नहीं होते हो तो आप सिर्फ ये याद कर लेना, बस काम खत्म। क्या पढ़ रहे हैं हम? प्राथमिक व्यवसाय। चारागांव में इनका निवास ऋतु प्रवास कहलाता है। अब वो चलवासी पशुचारण देख रहे हैं हम। क्या देख रहे हैं? चलवासी पशु चारण। चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण में वो क्या करता है? चलता रहता है, चलता रहेगा। अब जहां जाएगा वहां मौसम बदलेगा तो ऋतु बदलेगी, और वहां वो आवास करेगा। किसी और जगह से कोई व्यक्ति आवास करता है तो उसके लिए तो वो प्रवास ही होता है। आवास मतलब रह रहा है, और दूसरी जगह पराई जगह पे रह रहा है तो प्रवास कहलाएगा। तो चलवासी पशुचारण जब चलता रहता है और वो एक जगह स्थान पर जब निवास करता है तो उसको हम कहते हैं ऋतु प्रवास। क्या कहते हैं? देखो, चारागांव में इनका निवास। चारागाह कौन होता है और चारावाह कौन होता है? 2 शब्द है। एक शब्द है चारागाह और दूसरा शब्द है चारावाह। चारावाह। चारावाह तो वो है जो पशु चराता है
पशु चराने वाला यानी वो व्यक्ति, और चारागाह होता है जहां पशु चराया जाएगा, जहां पशु चराया जाएगा, जहां पशु चराया जाएगा वो क्या कहलाता है? चारागाह, यानी वो खेत, मैदान या फिर वो जगह जहां पे पशु चर रहा है, चारागाह। और चराने वाला जो ट्रे ट्रे करता रहता है भेड़ को, वो क्या कहलाता है? चारागाह। ठीक है ना। तो चलवासी पशु चारण का मतलब होता है जो चलता रहता है, पशु को चराता रहता है, और जहां जाता है वहां का मौसम अलग होता है और उस ऋतु के अनुसार वो वहीं रहने लग जाता है और फिर आगे चलता है कुछ समय बाद, तो वो ऋतु प्रवास कहलाता है। पशुचारक समतल स्थल की तलाश में लंबी दूरी तय करते हैं। समतल स्थान में घास रहेगा, इसलिए ये समतल स्थान की ओर बढ़ते रहते हैं। ये स्थानांतरित कृषि करने वाले भागों में जाते हैं। हिमालय क्षेत्र के पशुचारक निम्नलिखित होते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? यहाँ 3 पहाड़ है। कितने पहाड़ हैं? 3 पहाड़। एक पहाड़ पे कुछ लोग गए, वहां जितनी भी वनस्पति थी, क्या थी वहां पे? जितनी भी वनस्पति थी, उस वनस्पति को यानी पेड़ पौधों को काटा। एक पहाड़ के ऊपर गए 10-12 लोग एक परिवार के, और जितनी भी वनस्पति थी उस वनस्पति को काट दिया। अब उस वनस्पति को काटा गया, फिर उसे जलाया गया तो राख होगी, उस राख को बिछा दिया गया और उस पर खेती करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर 6 महीने तक वहां खेती करेंगे, फिर उसके बाद वो जमीन काम की नहीं रही तो उस पहाड़ को छोड़ देते हैं और दूसरे वाले पाएंगे। वही प्रक्रिया वापस अपनाएंगे। कौन सी? सबसे पहले सारे जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, उनको काटेंगे, फिर उनको जलाएंगे, फिर राख करेंगे, फिर खेती करेंगे। 6 महीने करेंगे, उसके बाद वो खेती भी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी जमीन वहां की। दूसरे पहाड़ पे चले गए परिवार के लोग, वहां भी वनों को काटेंगे, जलाएंगे और फिर राख करेंगे और फिर खेती करेंगे। बताओ स्थान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है ना। इसलिए ये स्थानांतरित कृषि कहलाती है। जनजाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं? जनजाति के लोग। जब ये पहाड़ के ऊपर की जाती है ज्यादा चढ़ाई पे, तब इसको कहते हैं चीमाता। क्या कहते हैं? चीमाता। और जब ये निचले स्तर पे की जाती है तो लोगों की धज्जियां उड़ जाती है, इसलिए ये कहलाती है दजिया। और चीमाता कैसे याद रखोगे? माता जी का मंदिर कहाँ होता है? ऊपर। जब स्थानांतरित कृषि जो होती है, स्थान बदल के की जाती है, सबसे पहली बात तो ये मस्ती से करते हैं, इसलिए इसको जूमिंग भी कहते हैं, जूमिंग कृषि। तो स्थानांतरित कृषि या जूमिंग कृषि जो है, अगर पहाड़ के ऊपर की जा रही है, इस क्षेत्र पे पहाड़ के ऊपर यहां, तब तो कहलाएगी चीमाता। माता जी का मंदिर कहां? पहाड़ के ऊपर। और दजिया मतलब धज्जियां उड़ जाती है जब मैदान में की जाती है, 2 पहाड़ों के बीच। ये 2 पहाड़ है और इनके बीच अगर क्षेत्र बचा हुआ है, ये 2 पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के बीच अगर बची हुई है जगह, तो ये भाग जाती है इस प्रकार से, है ना। पता नहीं क्यों मेरे मजे लेता है ये बोर्ड। ठीक है भाई, देख लेंगे इसको भी, अभी क्या चिंता करते हो आप, यूं टेंशन में आते रहते हो। एक पर्वत ये है और एक पर्वत ये है, दोनों पर्वतों के बीच में हो रही है, तो कुछ मैदानी भाग है, तब कहलाएगी दजिया। और यहाँ इस जगह और इस जगह हो रही है, तब कहलाएगी चीमाता। ऐसे इसको याद रख लेना है। हो गया। तो हिमालय में ढेर सारे पशुचारक ऐसे हैं जो घूमते रहते हैं। वो कौन कौन सी जातियां हैं? तो सबसे पहले गुज्जर। देखो, एक गुर्जर होते हैं, वो गुर्जर अलग होते हैं, गुज्जर अलग होते हैं। मेला फिल्म वाले गुज्जर है ना। गुज्जर, गद्दी, बकरवाल, भूटिया, ये हिमालय क्षेत्र में रहने वाले जनजाति के लोग हैं जो चलवासी पशुचारण करते हैं। आपसे 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, चलवासी पशुचारण की जातियां कौन सी हैं? कौन सी है बताओ? बकरवाल, बकरी से याद रख लेना, बकरी चराती है ना। तो बकरवाल, गुज्जरवाल, भूटिया। बकरवाल, गुज्जर, गद्दी, भूटिया। गुज्जर, गद्दी, बकरवाल, भूटिया। गुज्जर, गद्दी, बकरवाल, भूटिया। गुज्जर, गद्दी, बकरवाल, भूटिया। 10-12 बार जब भी जिधर भी जाओ, सब्जी लेने जाओ जब बोलना है, वापिस आओ जब बोलना है, स्कूल जाओ जब बोलना है। सर फेयरवेल हो गया है ना। जहां भी बोलो बोलना है। किसी से बात कर रहे हो उसको भी सुनाना है। सुन, हो गया? क्या सुनूं बता? तो उसको कहना गुज्जर, गद्दी, बकरवाल, भूटिया। वो पूछेगा ये क्या है? कुछ भी नहीं है, मेरी बड़ास थी, निकल गई। ठीक है। आगे देखिए, वाणिज्यिक पशुधन पालन क्या है? वाणिज्यिक पशुधन पालन क्या है, इसको हम समझ रहे हैं। चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्यिक पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित है। ये पूंजी प्रधान व्यवसाय है, इसमें पैसा ज्यादा लगता है। वाणिज्यिक पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, इनके फार्म भी स्थायी होते हैं। मैं आपको समझा दूं, यहां पे हम कह रहे हैं चलवासी, आगे मैं सारणी भी ला रहा हूं।
जिसको हम सारणी को हम ऐसे ही क्लिक करके देख लेंगे, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। चलवासी पशुचारण और दूसरा कौन सा है? वाणिज्य पशुपालन। ये भी पशुपालन है और ये भी पशुपालन है। चलवासी में क्या रहता है? चलवासी में चलता ही रहता है, पशु को जहां रोकता है वो ऋतु प्रवास कहलाता है। और मैंने आपको अच्छे से समझाया अभी कुछ देर पहले, चलवासी में वो चलता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है, ये व्यवस्थित नहीं होता है, जबकि ये व्यवस्थित होता है। वाणिज्यिक पशुधन व्यवस्थित होता है, जबकि चलवासी व्यवस्थित नहीं होता। उनका घर फिक्स होता है, क्या चलवासी वालों का नहीं होता है ना? आप खुद जानते हो, समझ रहे हो बात को। उसमें जो है उससे बेटर है इसमें, ये चलते रहते हैं, ये एक जगह रहते हैं। उनके पशुओं के लिए ना कूलर होते हैं गर्मी में, ना सर्दी के अंदर गर्म हीटर होते हैं, इसके लिए सब होते हैं। उनके लिए कोई मतलब ऐसे परमानेंट आवास नहीं होता है, इनके लिए परमानेंट आवास होता है। समझ गए? तो देखो उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता, पशु को लिया और निकल गया, एक बार खर्चाया। इसमें तो कूलर का बिल भरो, गर्म हीटर लाओ, सारी व्यवस्थाएं करो, बाड़े के तारबंदी करो, ठीक है ना? तो कई चीजें इसके अंदर होती है। तो ये पशुधन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि ये किया जाता है व्यापार के लिए। किसके लिए? व्यापार के लिए। और ये किया जाता है सिर्फ जीवन जीने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए। किसके लिए? जीवन निर्वाह के लिए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ जाना चाहिए ना। खांसी आ रही है, खांसी क्यों आ रही है? सर्दी का मौसम अब बदलता जा रहा है हमारे इस शहर में, और लपेटे में चपेटे में हमें ले रहा है। आगे देखिए, वाणिज्यिक पशुधन पालन में पशु की संख्या चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। अब दोनों शब्दों को समझना आप। चलवासी पशुचारण है, आप 1000 पशु लेके निकल गए, व्यवस्थाएं होती जाएगी। लेकिन आप वाणिज्यिक पशुपालन कर रहे हैं तो आपको उतनी व्यवस्था आपके पास जितनी है उतने ही पशु आपको रखने पड़ेंगे। सबसे पहली बात ये वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। वहन यानी जिसमें रख सकते हो। जैसे मान लो चलवासी वाला 1000 पशु लेके जा रहा है, उसकी व्यवस्थाएं होती जाएगी, जहां मौका मिलेगा वहां पशु को बिठा देगा, चारा खिला देगा। लेकिन एक कोई वाणिज्यिक पशुपालन करना चाहता है तो उसके पास मान लो कि 2 बीघा जमीन है, यहां वो रखना चाहता है, तो 2 बीघा में मान लो कि 100 पशु आ सकते हैं, तो उसको 100 पशु ही रखने पड़ेंगे। कितने रखने पड़ेंगे? 100। क्या इससे ज्यादा रख सकता है? वो नहीं रख सकता, क्योंकि 100 की क्षमता है उसके पास, तो 100 ही रखेगा। तो इन चीजों की वहन क्षमता का ध्यान रखा जाता है। ये एक विशिष्ट गतिविधि है। वाणिज्यिक मतलब पैसे के लिए कर रहा है तो विशिष्ट अपने आप है। इसमें पैसा लगता भी ज्यादा है और आता भी बहुत ज्यादा है। इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं यहाँ, अर्थात वाणिज्यिक कृषि में प्रमुख पशु भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े, वे इनसे मांस, खालें, ऊन प्राप्त की जाती है। इनसे भी मिलती है, लेकिन वो उतना ही लेते हैं जितना अपना घर बना सके, जितना अपने कपड़े बना सके, ऊन वगैरह, खाल वगैरह, इतनी लेते हैं इनसे। जबकि ये जो होते हैं पूरा निचोड़ लेते हैं पशु को, हर 6 महीने में उसकी ऊन काट देते हैं, है ना, और इंतजार करते हैं बूढ़ा हो गया तो कब मरेगा पशु। जैसे ही वो पशु बेचारा शहीद होता है, उसकी जो चमड़ी होती है उसको बेच देते हैं। क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। तो ये पूरा जो वाणिज्यिक है, ये पूरा ही किस पर है? पैसे कमाने पर। जबकि चलवासी है वो चलता जाता है और अपना व्यवसाय चलाता रहता है, अपना जीवन जीता रहता है, जीवन निर्वाह के नाम से उसको जाने जाएंगे। पशु से प्राप्त मांस, खालें, ऊन वैज्ञानिक ढंग से डिब्बाबंद कर विश्व बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। पशु की जो खाल होती है, ऊन होती है, उसका मांस होता है, उसको अच्छे से डिब्बे में पैक करके बढ़िया सा लोगो लिख के और सीधा विदेशों में। निर्यात का मतलब होता है बेचना और आयात का मतलब होता है खरीदना। तो खरीदा नहीं जाता है, बेचा जाता है सीधा। क्या किया जाता है? जब बताओ चलवासी वाला बेच रहा है किसी को, उसको पता ही नहीं निर्यात कहाँ होता है, वो तो चला जा रहा है। जबकि ये कर रहे हैं निर्यात, कौन? वाणिज्यिक पशुपालन वाले। तो आपके समझ में आ गया ना चलवासी पशुचारण क्या है और वाणिज्यिक क्या है। वाणिज्यिक का खुद का एक फार्म हाउस होता है, वहां पशु को रखा जाता है, पशु को सारी सुविधाएं दी जाती है जो खुद के पास ही नहीं है उससे ज्यादा, क्योंकि उसको उससे पैसा कमाना है। जबकि चलवासी पशुचारण वाला पशु को लेके चलता रहता है, अपना जीवन जीता रहता है, जितनी आवश्यकता होती है उतना काम में लेता रहता है। इन दोनों में यह फर्क है। वैज्ञानिक पद्धति किस में लागू होगी? वाणिज्यिक वाले में। पैसा किससे आएगा? वाणिज्यिक वालों से। पैसा ज्यादा किस में लगेगा? वाणिज्यिक वाले में। पशु के लिए अच्छी व्यवस्था किस में होती है? वाणिज्यिक वालों में। वैज्ञानिक ढंग किस में अपनाया जाएगा? वाणिज्यिक में। जितनी व्यवस्था है उतने ही पशु किस में रखे जाएंगे? वाणिज्यिक में। बाकी सारी चीजें किस में आ जाएगी? चलवासी में। ठीक है ना। वैज्ञानिक आधार लिखा गया है यहाँ पे, आप समझ गए।
इसमें 3 बिंदु या समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि 4-5 प्रकार की गाय है, कितने प्रकार की? 4-5 प्रकार की, या घोड़े हैं और घोड़ियां हैं, ठीक है ना, तो गधे हैं, तो गधे और घोड़े का प्रजनन करा के खच्चर बना दिया गया। क्या बना दिया गया? खच्चर। तो ऐसे दूसरे जीव से दूसरे जीव को प्रजनन भी करा दिया जाता है और उससे जो नस्ल आती है वो बेटर आती है, ये मानना होता है वाणिज्यिक वालों का। और ऐसी नस्लें जो है वो प्रजनन के माध्यम से की जाती है। जननिक सुधार, अगर कोई ऐसा जीव है जो साल में एक बार ही बच्चा देता है और उस बच्चे से उनको आमदनी अच्छी नहीं होती, तो वो ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि साल में वो 2 बार बच्चे दें, तो ऐसी जननिक सुधार भी की जाती है। एक पशु बीमार हो जाता है तो तुरंत डॉक्टरों की टीम आ जाती है कि सारे पशु बीमार नहीं हो जाए, क्योंकि वो सब एक ही बाड़े में रहते हैं, एक ही घेराबंदी में रहते हैं। तो बीमारियों पर क्या किया जाता है? नियंत्रण। तो इसमें 3 समस्याएं जो होती हैं, किसमें? वाणिज्यिक पशुचारण में, उन पर विशेष फोकस रहता है। 3 चीजों पर क्या रहता है? विशेष। एक तो प्रजनन करवाना है, एक पशु बीमार हो गया तो सारे पशु को बीमारी ना लग जाए, इसलिए जल्दी से उसका ट्रीटमेंट। खुद बीमार हो जाता है चराने वाला, लेकिन पशु का ध्यान रखा जाता है। खुद के लिए डॉक्टर बुलाए ना बुलाए, इसके लिए बुलाना, क्योंकि रोजगार है, खुद का भी ध्यान रखना चाहिए ना। तो वाणिज्यिक पशुपालन में पशु राजा है। पशु क्या है? राजा है, उसकी आरती उतारी जाती है, साहब आपको बेचेंगे हम। जबकि चलवासी में क्या है? चलता जा रहा है, नहीं चल रहा है तो पीछे से एक जो लठ होता है, लठ समझते हो? लाठी बड़ी होती है तो उसको लठ बोलते हैं, खींच के लगाया जाता है, राजस्थान वाले समझते हैं, ठीक है ना। चराई को नियंत्रित करने के लिए बाड़ लगाकर, बाड़ समझते हो? चारों तरफ बाउंड्री, एक दूसरे को नियंत्रित किया जाता है। कंटीली जो झाड़ियां होती है उससे बाउंड्री की जाती है, तो उसको बाड़ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बाड़। वाणिज्यिक पशुधन क्षेत्र कहां है ये? जब हम पशुचारण को देख रहे थे, चलवासी पशुचारण को, तो अफ्रीका का नाम आ रहा था और उसमें जीव देख रहे थे। अफ्रीका में गाय बैल आदि चीजें दिख रही थी आपको, लेकिन योक और लामा जो थे वो जंगली क्षेत्रों में, चीनी और तिब्बती क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में थे। जबकि हमने रेडियार को देखा चलवासी पशुचारण में, तो रेडियार कहां था? बर्फीले क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र और दक्षिणी उत्तरी अक्षांश की तरफ, ठीक है ना। तो वो था चलवासी। जबकि हम देख रहे हैं वाणिज्यिक पशुचारण कहां होगा? तो न्यूजीलैंड में होगा। अच्छी न्यूज होनी चाहिए, पैसा आ रहा है तो न्यूज अच्छी होनी चाहिए ना, तो न्यूजीलैंड में, ठीक है। और पैसा अर्जेंट में चाहिए तो अर्जेंट में आ जाता है, तो अर्जेंटाइना। फालतू में ऐसे गुस्सा और उपद्रव नहीं करना है, युद्धर्गवे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पास तो कोई कमी नहीं है ना। तो ये 4 जो देश है ये आपको वाणिज्यिक पशुधन में याद रखना है। किस में रखना है? जैसे आप चलवासी पशुधन को चलाते जा रहे थे, वाणिज्यिक पशुधन में पैसा कमाते जा रहे हो, वैसे ही चलवासी पशुचारण में आपको अफ्रीका, एशिया आदि कंट्रीज के नाम याद रखने हैं। वैसे ही वाणिज्यिक पशुधन में आपके लिए अच्छी न्यूज है, न्यूजीलैंड याद रखना है। अर्जेंट में पैसा कमाया जा सकता है वाणिज्यिक पशुधन से, अर्जेंटाइना याद रखना है। फालतू उपद्रव नहीं करना है, युद्धर्गवे याद रखना है। और अमेरिका की तो बात ही निराली है, अमेरिका याद रखना है। रख लोगे कि नहीं रख लोगे? रख लेंगे सर। आगे बढ़ते हैं। चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण में मैंने आपको बहुत डिटेल से समझा दिया, फिर भी यार मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा यार इनको ऐसा नहीं कि कहीं मेरे बच्चों को, प्यारे गुलगुलों को, मेरे प्यारे रसगुल्लों को कहीं दिक्कत आ जाए, इसलिए मैंने कहा कि इसको एक बार सारणी दे दूं इनको, ताकि ये सारणी को हैजे से एज इट इज लिख के आ जाए। तो मैं समझा देता हूं, पूरी वही लाइनें हैं। चलवासी पशुचारण क्या है और वाणिज्यिक पशुचारण क्या, आप समझ गए। चलवासी पशुचारण में चारा व चारे और जल की सैर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कभी कभी चलवासी पशु दूर दूर तक चलते हैं तो चलते चलते थक जाते हैं, दुर्घटना भी हो जाती है। जबकि इनमें ऐसा नहीं होता। वाणिज्यिक पशुपालन में चारे तथा जल की प्रज्ञा व्यवस्था की जाती है, इनकी व्यवस्था यही होती है, इनकी नहीं होती है। मूल रूप से एक ही स्थान पर अधिकारी के साथ रहते हैं, अधिकार के साथ रहते हैं, है ना। चलवासी चारा में निम्न और प्राचीन कार्य पद्धति से पशुपालन करते हैं। पेशेवर पशु आधुनिक तरीके से पशुपालन किया जाता है। ये तो प्राचीन पद्धति है, बड़े बुजुर्ग करते आए हैं, और ये जो है नई चली है, अंग्रेज सिखा के गए। चलवासी पशु एक जीवन निर्वाह कार्य प्रणाली है, ये तो सिर्फ जीवन जीने के लिए की जाती है। तो फिर ये बताओ, इससे दूध, मांस, ऊन, खाल आदि डिब्बे में बंद करके सील लगा के बेच दी जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आगे बढ़ते हैं। और है मतलब वही स्लाइड है, वही मतलब दोबारा आगे उससे है। पशुचारण में विभिन्न प्रकार के अधिकारी रखे जाते हैं। अब चलवासी पशुचारण में ध्यान रखने के लिए, और यहां अधिकारी रखने की जरूरत ही नहीं है, इसमें जो है ध्यान रखने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है। कोई पशु इधर नहीं भाग जाए, कोई इधर नहीं भाग जाए, कोई कहीं खो नहीं जाए। पशु चले जा रहे हैं पशु को लेके, तो चलवासी पशुचारण हुआ।
और चलवासी पशुचारण में ध्यान रखा जाता है कि पशु कहीं भाग नहीं जाए। अब बताओ वाणिज्यिक वाले में रखने की जरूरत है क्या? कहां जाएगा, भाग के जाएगा कहां? वो मतलब एक बाड़ा बनाया हुआ है, उससे बाहर कहां जाएगा? ठीक है। जंगली पशुपालन में 4 प्राकृतिक रूप से विकसित हो रहे हैं, जबकि पैसे और पशुपालन में अच्छा सुधार करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। मूवी के प्रजनन क्षमता को सुधारने के लिए प्रयास करें। इस तरह के वातावरण के साथ वातावरण भी बदलते हैं। ये जो है क्लाइमेट बदल देते हैं। गर्मी वाले पशु को गर्मी का माहौल देते रहते हैं अंदर ही अंदर, गर्मी वालों के लिए गर्मी का हीटर चला देते थे, जबकि इनको तो जो मौसम है उसी में जीना पड़ता है। चलवासी पशुचारण में किसी स्वास्थ्य जांच की तथा उपचार की व्यवस्था नहीं होती है, जबकि उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें व्यवस्था होती है। रोकथाम के लिए, उपचार के लिए पशुपालन अधिकारियों की स्वास्थ्य एक टीम होती है जो फटाफट से उसको देख लेती है। तो ये आप समझ गए कि वाणिज्यिक पशुपालन क्या है और चलवासी क्या है। ये सवाल पक्का 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 आएगा, ठीक है ना। ये प्राथमिक व्यवसाय के पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए चलवासी क्या होता है और ये क्या होता है। तो इससे आगे जब हम देखते हैं तो मतलब इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चलवासी पशुचारण अर्ध शुष्क प्रदेशों में कठोर जीविका में रहते हैं और दक्षिण पश्चिम देशों में भी रहते हैं, जबकि ये जो है इनका परिसर खुदगा होता है और ये जो है लानोस पंपास जैसे घास के मैदानों में भी रखे जाते हैं। अमेरिका के प्रेयरी प्रदेश, मतलब ये कहाँ होते हैं, इस प्रकार से इसको समझाया गया है। तो चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण को पढ़ने के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां से कृषि की बात करते हैं। सबसे पहले हमने प्राथमिक व्यवसाय को पढ़ना शुरू किया है और प्राथमिक व्यवसाय में मेजर होती है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। क्या होती है? कृषि। और कृषि के अंदर पशुपालन के बाद कोई आता है। पशुपालन को हमने डिटेल से पढ़ लिया और आखेट को भी हमने देख लिया। प्राथमिक व्यवसाय में पशुपालन आता है, कृषि आता है और आखेट आता है। क्या आता है? आखेट। आखेट। तो आखेट को हमने देख लिया, पशुपालन को देख लिया, अब हम कृषि को देख रहे हैं। कृषि के भी कई प्रकार होते हैं, एक एक को देखेंगे हम। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती है। कहीं ऐसी आर्थिक दशाएं होती है, कहीं जैसे कि उबड़ खाबड़ क्षेत्र है तो कृषि अच्छे से नहीं होगी। अगर मैदानी भाग है कहीं तो कृषि अच्छे से हो पाएगी। कृषि कैसे हो पाएगी? अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। विभिन्न दशाओं के कारण ही विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग दशाएं होती है। आप कहीं देखेंगे कि कृषि अच्छी होती है और कई स्थानों पर आप देखेंगे कि कृषि जो है वो अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वहां की दशाएं यानी वहां की स्थितियां, वहां की परिस्थितियां, वहां की मैदानी ढाल, वहां के पहाड़ और पर्वत इसको प्रभावित करते हैं। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का बोया जाना तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित है। कृषि जो होती है विभिन्न प्रकार की फसलों का बोना है। कृषि का मतलब क्या है? फसल को बोना और उसे उत्पादित करके वापस अच्छी तरह से उसको काम में लेना कृषि कहलाता है। कृषि क्या है? कृषि फसल को बोना है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। वेहटिलेसी ने कहा है, वीहटलेसी, ठीक है ना। ये कह रहे हैं विश्व कृषि क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो वो क्षेत्र जो प्रकृति ने दिए हैं मिट्टी और जलवायु के आधार पर, एक मानव खुद बनाता है मशीन और श्रम के आधार पर, मेहनत के आधार पर। जैसे मान लो ये खेत है, ये क्या है? एक खेत है। अब इस खेत में जो है प्रकृति ने जो जलवायु दी है उसी जलवायु से मैं खेती कर रहा हूं, जो क्लाइमेट यहाँ पे है, और जो सोइल्स यानी कि जैसी मिट्टी है, मान लो यहाँ लेटेराइट मिट्टी है, अब जैसा यहाँ क्लाइमेट है और जैसी यहाँ मिट्टी है उसके हिसाब से ही मैं खेती कर रहा हूं, तब कहलाएगा प्राकृतिक। क्या कहलाएगा? प्राकृतिक। और इसमें कुछ बदलाव कर देता हूं, जो मिट्टी है उस मिट्टी में मैं दूसरी मिट्टी लाके डाल देता हूं, उस मिट्टी को जो है और अच्छा बनाने के लिए दवाई डाल देता हूं। बाद में तो खराब होनी है दवाई डालोगे तो, लेकिन कुछ समय के लिए ठीक हो जाएगी। वहां की जलवायु कुछ और है, उस जलवायु में भी जो है मैं अलग अलग माध्यमों से जो है, जैसे आपने ग्रीन हाउस प्रभाव सुना होगा, उस तरह से उसमें कुछ चेंजिंग लाता हूं और अलग तरह के मजदूर लाता हूं, अलग तरह की फसल उगाता हूं। तो ये जो मैं काम कर रहा हूं ये मानव कर रहा है, तो ये मानवीकृत होगी, मशीनें लगा दी, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मजदूर लगा दिए। तो कृषि को 2 भागों में बांट दिया है। किसने? वीहटलेसी ने। वीहटलेसी के अनुसार कृषि का अर्थ फसल उगाना और पशुपालन करना है, दोनों, क्योंकि दोनों ही कार्य मिट्टी के प्रकार पर निर्भर है। वीहटलेसी कह रहे हैं कि आप कृषि करते हो और उसके साथ पशु को पालते हो, तो कृषि और पशुपालन दोनों ही क्या कहलाएंगे? कृषि ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कृषि कहलाएंगे। और दोनों फिर क्या कहलाएंगे? प्राथमिक व्यवसाय। ये हम कह रहे हैं, वीहटलेसी कह रहे हैं कृषि और पशुपालन दोनों जो होते हैं वो कृषि होते हैं, और हम ये कह रहे हैं कि दोनों ही प्राथमिक व्यवसाय होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, जानते हैं हम। कृषि किस में आती है? पशुपालन किस में आता है? मछली पकड़ना किस में आता है? शिकार करना किस में आता है? फल और फूलों का संग्रहण करना किस में आता है?
प्राथमिक व्यवसाय में। विश्व में 50% लोग कृषि पर निर्भर हैं। कितने प्रतिशत लोग? 50% लोग कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, कृषि की पद्धति क्या होती है, कृषि कैसे की जाती है? कृषि जो होती है जुताई और बुआई, दवाई का छिड़काव करके की जाती है। पहले खेत को साफ किया जाता है, फिर उसके अंदर बीज बोया जाता है। जुताई मतलब खेत को साफ कर रहे हैं, जुताई मतलब खेत को साफ कर रहे हैं। बुआई मतलब वहां पे आप बोएंगे फसल को, तो साफ करके फसल को बोना, और जरूरत पड़े फसल में तो दवाई वगैरह का छिड़काव करना, रसायनों का छिड़काव करना, और फिर उसमें बीज देना, फिर मशीनों को काम में लेना। पैसा होना चाहिए तो निवेश करना चाहिए, और आपके पास प्रक्रम यानी संसाधन होना चाहिए, तब आप फसल को प्राप्त कर पाओगे। फिर से समझ लो बात को, पहले खेत को साफ किया जाएगा, फिर बुआई यानी कि बीज बोया जाएगा, बीज बोया जाएगा। अगर बीज जो है वो उग गया और फसल बढ़ने लगी, लेकिन अचानक से कुछ समस्या आ गई, बीमारी लग गई कुछ, तो दवाई का छिड़काव, रसायन का छिड़काव करना पड़ेगा। बीज आपने बोया है तो मशीनों से बोया है, इसलिए आपको पैसा में होना चाहिए आपके पास, निवेश यानी कि उसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। ये सब साधन होते हैं, प्रक्रम यानी साधन, तब आप फसल को ले पाते हैं। फसल कितनी प्रक्रियाओं से गुजर रहा है, तो ये कहलाती है कृषि पद्धति। क्या कहलाती है? कृषि पद्धति। ऐसा ही बना के आ जाओगे एग्जाम में, बना देंगे सर हम ऐसा कैसा। जुताई, बुआई, छिड़काव आदि रसायन से, बीज और मशीनरी के माध्यम से जब खर्चा किया जाता है, निवेश किया जाता है, तो ऐसे प्रक्रम यानी संसाधनों से फसल आती है। क्या आती है? फसल। आगे बढ़े। एक फसल को क्या क्या चाहिए भौतिक दशाओं में? क्या चाहिए? एक फसल जो है उसको क्या क्या चाहिए होता है जब फसल होती है? एक फसल को क्या क्या चाहिए होता है जब वो फसल होती है? फसल को पहले, सबसे पहले एक अच्छी जलवायु चाहिए होती है, मिट्टी चाहिए होती है, सारी चीज़ें चाहिए होती है। लेकिन सबसे पहले जहाँ फसल उगाई जाती है वहाँ पे साफ सफाई यानी जुताई होनी चाहिए, फिर बीज को बोया जाना चाहिए, फिर उसमें छिड़काव, रसायन डाले जाने चाहिए। उसके बाद जो है उसमें पूंजी लगेगी, निवेश होना चाहिए, मशीनें होनी चाहिए आपके पास, और ऐसे पूंजी निवेश प्रक्रम से ही फसलें उगती हैं। लेकिन ये तो वो प्रक्रिया हुई जो मानव ने की, जुताई मानव ने की, बुआई मानव ने की, छिड़काव मानव ने किया, ठीक है ना। उसके अलावा प्रक्रम मानव लेके आया, संसाधन जितने भी थे, मशीन मानव लेके आया, रसायन मानव लेके आया, सारी चीजें जो है जब जाके फसल होगी। लेकिन प्रकृति से जो चीजें मिलती है वो भौतिक वातावरण कहलाती है। वो फसल को क्या क्या चाहिए? सबसे पहले सूर्य का प्रकाश चाहिए फसल को। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। उसके बाद वर्षा चाहिए, पानी चाहिए, वर्षा चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए। सूर्य से धूप मिल गया, बादलों से वर्षा मिल गई, और मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी कैसी होनी? जैसे कपास की खेती कर रहे हो आप, किसकी कर रहे हो? कपास की। अब कपास की खेती कर रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए, या फिर आपके पास काली मिट्टी होनी चाहिए। काली मिट्टी, जब भी कपास हो पाएगी। तो हर मिट्टी के लिए एक महत्वपूर्ण है, जैसे कि कॉफी कर रहे हो आप तो लेटेराइट मिट्टी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लेटेराइट। तो जैसी फसल है वैसी उसके लिए मिट्टी होना जरूरी है। और ढाल जैसी चीज, जैसे कॉफी कर रहे हो तो पर्वतों की ढाल में होती है कॉफी और चाय की फसल। अगर आप दूसरी फसल कर रहे हो तो समतल होनी चाहिए जमीन, तो ढाल का ध्यान रखा जाता है कि ढाल टेढ़ी है, मेढ़ी है। इसी प्रकार से भौतिक स्थिति को देखा जाता है। तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, मतलब तापमान चाहिए, वर्षा चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, और ढाल कैसी है, जब जाके अच्छी फसल हो पाती है। तो अब मैं एक साथ बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अच्छी फसल के लिए जुताई अच्छी होनी चाहिए, बुआई अच्छी होनी चाहिए, मशीनें अच्छी काम में ली जानी चाहिए, छिड़काव, रसायन किया जाना चाहिए। ऐसे संसाधनों से अच्छी फसल निकल के आती है। लेकिन फसल के लिए अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, अच्छी वर्षा होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? अच्छा तापमान होना चाहिए, और अच्छी ढाल होनी चाहिए, अच्छा सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, तब जाके अच्छी फसल होती है। क्या होती है? अच्छी फसल होती है। स्थानीय उत्पादों के आधार पर इसे कई भागों में बांटा जाता है। यह कृषि कई प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? निर्वाह कृषि। वो निर्वाह कृषि वह कृषि है जो आदि मानव करता आया है। अपने जीवन को जीने के लिए जो कृषि करता था मानव, बाजरे की खेती, जवार की खेती, ये सब निर्वाह है। गैन निर्वाह। रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य, एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे हम। विस्तृत वाणिज्य कृषि अनाज, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि दूध वाली होती है, इनको हम डिटेल से करेंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं समझा रहा हूं। भूमध्य सागरीय, उद्यान कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि और अन्य कृषियां, ये जो कृषियां हैं इनको अब हम एक एक को डिटेल से देखेंगे। क्या देखने वाले हैं मैं बता दूं आपको। ये निर्वाह कृषि आ गई आपकी,
ये जो है एक को आदिकालीन निर्वाह कृषि यानी डिटेल से करेंगे। क्या करेंगे हम इनको? डिटेल से करेंगे, इसलिए आप चिंता ना करें। यहां से शुरू किया था मैंने। स्थानीय उत्पादों के आधार पर कृषि को कई भागों में बांटा गया। डेयरी कृषि क्या होती है, मिश्रित क्या होती है, विस्तृत क्या होती है, रोपण क्या होती है, निर्वाह क्या होती है, ये हम देखेंगे। भूमध्य सागरीय क्या होती है, उद्यान क्या होती है, सहकारी क्या होती है, सामूहिक क्या होती है, अन्य कृषियां कौन कौन सी है, ये सब हम डिटेल से अभी देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा 5 कृषियां और है जो वैज्ञानिकों ने और अन्य लोगों ने बांटी है। कृषि की विधियां ट्रिक से याद करें। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। रेशम के कीट जो होते हैं वो शहतूत के पौधे जो होते हैं उनके ऊपर रेशम के जीव होते हैं, रेशम कीट कहते हैं उन्हें। ये देखो ये रेशम जो ये इन पत्तियों को खाते रहते हैं, ये शहतूत है। ये क्या है? नहीं साहब मैं शहतूत नहीं हूं, मेरे को शहतूत मत बताओ। शहतूत है तो शहतूत बताएंगे, भाग क्यों रहा है? भाग रहा है नहीं? ये कह रहा है नहीं साहब मत बताओ बच्चों को। ठीक है, ये शहतूत की पत्तियां हैं। किसकी हैं? शहतूत की पत्तियां। और इनको खा खा के ये जो रेशम कीट होता है ये लार बनाता है। क्या बनाता है? और ये लार जैसे जैसे निकलती है तो ये जो कीड़ा होता है इसके ऊपर इस प्रकार से ये लार जो है इसके चारों तरफ घूम जाती है, जिसको काया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काया। फिर इस काया को जो है गर्म पानी में डालते हैं। किस में डालते हैं? गर्म पानी में। और गर्म पानी में डालते ही ये जीव जो होता है साइड में हो जाता है। ये धागे जो होते हैं ये धागे की तरह दिखाई देने लग जाते हैं, ये धागे बन जाते हैं। इससे जो वस्त्र बनता है वो रेशमी वस्त्र कहलाता है। और इस प्रकार की खेती को इन जीवों के माध्यम से करना सेरीकल्चर कहलाता है। तो याद कैसे रखते हैं? सेरीकल्चर, रेशम कीट, सिर में रेशम के कीट घूम रहे हैं। सिर में क्या घूम रहे हैं? रेशम के कीट, ऐसे याद रख लेना। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खियों को पालना, एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन, एप्पल में मुझे मधुमक्खी मिली, एपीकल्चर मधुमक्खी। पीसीकल्चर मत्स्य पालन होता है, ये भी मछली, ये तो मधुमक्खी से संबंधित है और ये मछली से है। तो एपीकल्चर तो है मधुमक्खियों से। नाम मधुमक्खी जहर ऐसा देती है अगले को उठ के खड़ा हो जाता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन यानी मछली से पीस पीस के मछली खाइए, ऐसे याद रख सकते हो। फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित है, फलों में बहे गए फूल। ठीक है, फलों में बहे गए फूल। विटीकल्चर अंगूर की खेती होती है, मीठी मीठी अंगूर, मीठी मिट्टी से याद रह जाता है विटी। ठीक है ना, तो ऐसे याद रहे तो ऐसे कर लेना है, ये ऐसे ट्रिक बनाई मैंने छोटी सी, बाकी ये तो ऐसे याद रह जाता है। सेरी मतलब रेशम, एपी मतलब मधुमक्खी, पीसी मतलब मछली, फ्लोरी मतलब फूल, वीटी मतलब अंगूर। सबके आगे कल्चर जुड़ा हुआ है। बस ये 5 प्रकार की खेती बता रहे वैज्ञानिक। कौन बता रहे हैं? वैज्ञानिक। कृषि के प्रकार अब हम देख रहे हैं जो हमने बांटे हैं लगभग 9 प्रकार के। ठीक है ना, एक एक अन्य को जोड़ दिया जाए तो 10 प्रकार होते हैं। भारत में कृषि जो है वो 9 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की। वो 9 प्रकार हम देख रहे हैं, कई प्रकारों के भी प्रकार हैं। एक तो निर्वाह कृषि है, उसके 2 प्रकार है, गहन निर्वाह कृषि और आदिकालीन निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है? ये कृषि एक एक कृषि को पढ़ेंगे जो 9 प्रकार है कृषि के। किसके? कृषि के। निबंधात्मक सवाल आएगा, ये ध्यान से पढ़ना आप। वैसे आपको आता है ये, क्योंकि यही बातें चलेगी वापस। भूमध्य वाली भूमध्य रेखा की बात करेंगे, डेयरी में दूध की बात करेंगे। फिर भी देखिए एक बार निर्वाह कृषि। इस कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण का उपयोग 2 प्रकार से होता है। निर्वाह कृषि जीवन जीने के लिए की जाती है। एक तो वो जो आदिकालीन लोग करते आए, निर्वाह मतलब जीवन जीना, जीवन जीने के लिए कार्य, जीवन जीने के लिए जो भी कार्य करता है मानव वो कहलाता है निर्वाह। क्या कहलाता है? निर्वाह। तो ऐसे में मानव जीवन जीने के लिए अगर कृषि कर रहा है तो वो कहलाएगी जीवन निर्वाह कृषि। क्या कहलाएगी? तो उसको हम निर्वाह कृषि बोल देते हैं। एक तो बहुत प्राचीन समय से मानव करता आ रहा है तो आदिकालीन होगी, और एक वर्तमान लेटेस्ट चल रही है तो गहन निर्वहन होगी। क्या होगी? गहन निर्वहन। देखिए दोनों में अलग अलग फर्क क्या है। आदिकालीन निर्वाह कृषि ये एक तरह स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित कृषि को हमने कुछ देर पहले समझा, स्थान बदल के की जाती है। एक जगह कर दी, फिर 6 महीने बाद दूसरी जगह कर दी। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, यानी गर्म क्षेत्रों में की जाती है। ये कृषि आदिम जाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं? आदिम जाति के लोग, यानी जो जंगलों में रहते हैं। आदिम जाति के लोग कौन होते हैं? जनजाति लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। किस में रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। इस कृषि में कृषि क्षेत्र की वनस्पति को जला दिया जाता है। जली हुई वनस्पति को राख उर्वरक का काम करती है। मैं आपको समझाता हूं आदिकालीन क्या है। ये पॉइंट देख लो आप। वनस्पति को जला दिया जाता है। कुछ याद आ रहा है? मैंने बताया कुछ देर पहले, वनस्पति को राख और उर्वरक बना दिया जाता है। आगे देखिए,
इसलिए दहन या कर्तन कृषि भी कहते हैं। इसके खेत बहुत छोटे होते हैं, पुराने औजार लकड़ी कुदाली फावड़े द्वारा भी की जाती है, कुछ समय बाद स्थान बदल देते हैं, उपजाऊपन में कमी आ जाती है। ये आदिकालीन जो कृषि है जो हम पढ़ रहे हैं उसको मैं कह सकता हूं स्थानांतरित कृषि। अब आपको समझ में आ गया, स्थानांतरित, आदिकालीन कृषि को स्थानांतरित कृषि हम कह सकते हैं। इसको जूमिंग कृषि भी कहा जाता है। जूमिंग, क्या कहा जाता है इसको? जूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि इसको कहेंगे। ये एक पर्वत है, ये दूसरा पर्वत है और ये तीसरा पर्वत है। ये क्या है? तीसरा पर्वत। यहां जितनी भी वनस्पति है, परिवार के लोग हैं, उस वनों को काटा। इन वनों को सबसे पहले काटा गया, फिर जो वन थे उन्हें जलाया गया, फिर इनकी राख बनी, फिर राख को बिछाया गया, राख को बिछाया गया और फिर यहाँ पे कृषि की गई। फिर यहाँ पे क्या की गई? कृषि। तो स्थान बदलने का मतलब यह है, पहले इस पे किया और 6 महीने बाद, 6 माह बाद ये जो स्थान है किसी काम का नहीं रहेगा। 6 महीने बाद ये दूसरे पे आ जाते, इसलिए ये कहलाती है स्थानांतरित। फिर यहाँ वही प्रक्रिया अपनाएंगे, काटेंगे, जलाएंगे, राख करेंगे, बिछाएंगे और खेती करेंगे। फिर वहां से यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आया जब 18 महीने हो गए तो वापस इस पे आ जाएगा, जब तक यहाँ वनस्पति वापस उग चुकी है, खड़ी हो चुकी है, वापस वनस्पति दिखाई देने लग गई है। तो स्थानांतरित कृषि हुई। और मैंने बताया जब ये थोड़ी सी ऊपर होती है तो ची माता कहलाती है, और जब इस मैदानी भाग में होती है यहाँ पे और यहाँ पे, जब ये ची माता कहलाती है तो आदिकालीन कृषि यही है। अब वनों को जलाया जा रहा है तो दहन हो रहा है वनों का, जैसे होली का दहन होता है तो दहन हो रहा है तो दहन कृषि कह देंगे, कर्तन कृषि कह देंगे। खेत बहुत छोटे होते हैं, खेत है कहाँ? पहाड़ है, ये तो बहुत छोटा खेत है। समय बाद स्थान बदल देते हैं, उपजाऊपन में कमी के कारण बदलते हैं स्थान। तो ये तो आपको आ ही जानी चाहिए समझ में, बहुत सिंपल तरीके से, कोई डाउट वाली बात होनी नहीं चाहिए आपको। नहीं होगी ना? ये वही चीज है जो मैंने आपको समझाई है, ठीक है। इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरकता कम रहती है, इसीलिए तो ये स्थान बदल रहे हैं। ये जूमिंग कृषि भी कहलाती है। इस क्षेत्र में अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ये याद कर लो आप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया में ये होती है। क्षेत्र के आधार पर स्थानांतरित कृषि के नाम, भारत में इसे जूमिंग कृषि कहते हैं। अमेरिका के जो लोग हैं इसको मैक्सिको और अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, याद रख लेना। भारत के लोग स्थानांतरित कृषि या जूमिंग कृषि कहते हैं। अमेरिका के लोग इसी खेती को पहाड़ के ऊपर वनों को जला के, राख करके, बिछा के फिर खेती करके 6 महीने बाद दूसरे पर्वत पे यही प्रक्रिया अपनाना स्थानांतरित और जूमिंग कृषि है भारत में। इसी कृषि को, इसी काम को दूसरे लोग क्या कहेंगे? तो अमेरिका में भी ये की जाती है, तो अमेरिका के लोग इसको जूमिंग ना कहते हैं और ना इसको स्थानांतरित कहते हैं, वो कहते हैं मिल्पा। आज इस पहाड़ से मिला, कल उस पहाड़ से मिल, ठीक है ना। 6 महीने बाद उस पहाड़ पे जा, उस पहाड़ से मिल जाके, फिर 6 महीने बाद दूसरे वाले से मिल, अमेरिका वाले मिल्पा कहते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया वाले कहते हैं कि आज छलांग यहाँ लगाई तूने, 6 महीने बाद उस पहाड़ पे लगा छलांग, तो छलांग नहीं कहकर याद रखना है लदांग। क्या याद रखना है? अमेरिका वाले कहते हैं कि आज 6 महीने पहले इस पहाड़ से मिल, फिर उससे मिल, तो मिल्पा। छलांग की बात कौन कह रहा है? इंडोनेशिया। तो छलांग से याद रखना है लादांग। तो ये ट्रिक से याद रखना है आपको। स्थानांतरित और जूमिंग भारत में, लादांग इंडोनेशिया और मिल्पा अमेरिका। याद हो गई ना? आगे देखिए, गहन निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है। एक तो चावल, जहां चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित। गहन निर्वहन कृषि 2 प्रकार की होगी, एक तो वो जहां चावल होंगे और एक वो जहां चावल नहीं होंगे। देखो यहां 2 शब्द पकड़ो, चावल प्रधान, चावल रहित। चावल प्रधान मतलब चावल हो रहे हैं, चावल रहित मतलब चावल नहीं हो रहे। बाकी सब तो गहन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि है। ये जो आपको शब्द दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये तो वही है जो हेडिंग है, और चावल दोनों में आ रहे हैं। तो फिर शब्द कौन सा है? प्रधान और रहित। प्रधान मतलब चावल हो रहे हैं और रहित मतलब नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब गहन निर्वाह कृषि 2 प्रकार की, एक तो जहां चावल हो रहे हैं, एक चावल नहीं हो रहे हैं। बस इतनी सी तो बात है। इसको देख के डर जाते, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, अरे राम अब क्या हो गया, डर गए है ना, फिर तो जिंदगी खराब हो गई। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, है ना। आगे देखिए, चावल प्रधान मतलब चावल हो रहे हैं। कहां होंगे चावल? इसमें चावल प्रमुख फसल होती है, खुद ही कह रहा है चावल प्रधान हूं मैं, ठीक है। अब चावल रहित में क्या पढ़ेंगे? इसमें चावल नहीं होते, ठीक है। खेतों का आकार छोटा होता है, चावल होते हैं, खेत छोटे होते हैं चावल के। पूरा परिवार जो है इसमें लगा रहता है, चावल की खेती करता रहता है। चावल हो रहे हैं इसलिए परिवार लगा रहता है, उसमें चावल होते ही नहीं तो लगेगा क्यों परिवार, ठीक है। किसमें? चावल रहित में। 2 पढ़ रहे हैं ना हम, कौन कौन सी?
एक तो पढ़ रहे हैं जहां चावल होते हैं तो पूरा परिवार लगेगा, खेत छोटा सा रहेगा, उसमें सारे लोग लगे रहेंगे। रहित में चावल होते ही नहीं तो परिवार के लोग लगते ही नहीं, ठीक है। मानव श्रम अधिक होती है। अब चावल हो रहे हैं तो मानव मेहनत करेगा, श्रम मतलब मेहनत अधिक लगती है, मशीनें भी काम में ली जाती है। चावल हो रहे हैं इसलिए मशीनें काम में ली जा रही है, वहां चावल होंगे ही नहीं तो इसलिए काम में ही नहीं लेनी है। पशु खाद का उपयोग किया जाता है, चावल हो रहे हैं इसलिए पशु खाद की जरूरत पड़ रही है, उसमें चावल होते ही नहीं तो जरूरत पड़ती ही नहीं, ठीक है। इतने मजे से याद हो रहा है आपको। प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, प्रति कृषक उत्पादन कम। खेत में तो चावल ज्यादा होते हैं लेकिन लोग पूरे घरे परिवार के लोग लगे रहते हैं, इसलिए उनके बांटा जाए इस चावल को कि तेरे इतने किलो आए, तेरे इतने किलो आए, तो वो बहुत कम हो जाता है। तो क्या लिखा है इसने, प्रति इकाई, यानी उस खेत में तो चावल अच्छे होते हैं लेकिन लोगों के हिसाब से बांटे, प्रति कृषक जो काम कर रहा था उसका उत्पादन कम हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो अब इसका। यह है प्रधान कृषि की विशेषता, ठीक है ना। तो निर्वाह कृषि दो प्रकार की, एक तो चावल होते हैं और एक में चावल नहीं होते हैं। जिसमें चावल होते हैं उसकी ये विशेषता है, और जिसमें चावल नहीं होते हैं वो एशिया के अनेक भाग है। किसके भाग है, वो एशिया के अनेक भाग है। और उन एशिया के अनेक भागों की अगर हम बात करें तो एशिया के चीन का मंचूर कोरिया है, जहाँ गेहूं होता है। सूखा प्रदेश बाजरा, जो राजस्थान भारत का थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल मतलब मिट्टी ऐसी बालू बालू, पानी है ही नहीं उसमें, तो वहां बाजरा होगा, क्योंकि बाजरा को 30 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक, कितनी 30 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए होती है। बाजरा खरीफ की फसल है, किसकी, खरीफ। गेहूं रबी की फसल है, गेहूं किसकी है, रबी की फसल, ठीक है ना। तो धान की फसल आदि, धान होते हैं चावल, धान क्या होते हैं, चावल। तो ये कम होते हैं कि नहीं होते हैं, कम भी होंगे, रहित लिखा हुआ है। तो चावल प्रधान में चावल होते हैं, सारे घर के लोग उसमें लगे रहते हैं, यानी कि श्रमिक बहुत ज्यादा लगे रहते हैं। खेतों का आकार छोटा होता है, फिर भी खेतों के हिसाब से चावल अच्छे होते हैं, लेकिन जो लोग लगे रहते हैं उनके हिसाब से बांटा जाए तो कम होते हैं। ये चावल की बात है, मशीनें लगती है, पैसा लगता है, सब कुछ लगता है। अब जहां चावल नहीं होते हैं वो दूसरी खेती करेंगे, तो वो बाजरा करेंगे। कौन करेंगे बाजरा, सूखे क्षेत्र वाले। चीन वाले क्या करेंगे, गेहूं करेंगे। एशिया वाले अनेक भागों में होती है, और धान की फसल इसमें नहीं होती। वेरी सिंपल। बाजार के लिए सब्जी और उद्यान कृषि, ये हमने जो पढ़ी थी वो निर्वाह कृषि थी। अब हम देख रहे हैं उद्यान कृषि। उद्यान होगा तो फल और फूल होंगे और सब्जियां होंगी। देखो सारे दिख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको गोभी का फूल कौन सा फूल है, गोभी का। ये दिख रही है सब्जियां, शिमला मिर्च और टमाटर। ये दिख रहा है आपको चीकू। तो फल फूल और सब्जियां तीनों जिसमें आ जाते हैं वो उद्यान कृषि होती है। बाजार के लिए माल उपलब्ध कराती है, लोग बाजार से खरीद लेते हैं, है ना। खेत जो होगा, ये जो खेत होगा इन सबका, ये छोटा होगा। खेत कैसा होगा, छोटा। ये खेत है, क्या है ये, खेत। इस खेत की आकृति कैसी होगी, छोटा होगा, लेकिन मेहनत बहुत लगेगी। गाजर बोई आपने तो गाजर को निकालो बाहर जमीन से पकड़ पकड़ के एक एक को, तो मेहनत लगती है कि नहीं लगती है, तो श्रम ज्यादा लगती है इसमें। क्या लगती है, श्रम, श्रम ज्यादा लगती है इसमें, ठीक है। अच्छे से लिख देते हैं हम। क्या ज्यादा लगती है इसमें, श्रम ज्यादा लगती है। इसके अंदर श्रम ज्यादा लगती है। और क्या लगता है, छोटा होता है खेत, मेहनत ज्यादा लगती है, पूंजी भी ज्यादा लगेगी। और क्या लगेगी, पूंजी, ठीक है। ऐसा कहाँ होता है, तो भूमध्य रेखा के क्षेत्र में होता है, और भूमध्य रेखा के पास ही यूरोप आ जाता है, अमेरिका आ जाता है, तो भूमध्य क्षेत्र में। तो उद्यान कृषि की तीन बातें, एक तो खेत छोटा, एक मेहनत बहुत ज्यादा, पैसे भी लगेंगे, अलग अलग कर रहे हो या पूंजी लगेगी, और भूमध्य के क्षेत्र में। भूमध्य कहाँ है, ये ग्लोब और बीच की जो रेखा है वहां, और वहां पड़ता है यूरोप, अमेरिका और भूमध्य क्षेत्र। अब बताओ उद्यान कृषि में क्या है। अगर उसने 2 नंबर का सवाल भी पूछ लिया आपसे, उद्यान कृषि के बारे में बताइए, तो आप लिख दोगे इसमें फल फूल सब्जियां सब थी, एक छोटा सा खेत था, उस छोटे खेत में मेहनत बहुत लग रही थी, पैसे बहुत लग रहे थे, और वो भूमध्य क्षेत्र में आता है। किस में आता है, भूमध्य क्षेत्र में। सहकारी कृषि, इसको कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं। समझ लो क्या है सहकारी कृषि। मतलब 20 लोगों ने मिलके एक संघ बनाया और उस संघ का नाम दे दिया सहकारी। उस संघ का नाम क्या दे दिया, सहकारी। 20 लोगों ने मिलकर एक संघ बनाया और उस संघ का नाम दे दिया सहकारी। वहां से प्रत्येक किसान जाएगा और लोन लेगा, मतलब ऋण लेगा,
एक संस्था बना दी इन किसानों ने मिलकर। उस संस्था में एक आदमी को हेड बिठा दिया इन्होंने, और वो जाएंगे उस व्यक्ति के पास और 10,000 रुपये ले लिए मान लो, क्योंकि उसको खेती करना है। खेती करता रहेगा और उन 10,000 की एक एक किस्त जो है वो बना लेगा। 10 महीने के अंदर या 12 महीने के अंदर उस सारे पैसे को वो समय पे चुका देता, तो अगली बार उसकी जो ऋण की राशि होती है वो बढ़ा दी जाती है। ऐसे किसान अपने में से ही एक संघ बनाकर उससे पैसे लेते हैं और किस्तों के माध्यम से वापस देते हैं और खेती के लिए करते हैं। उसको कहते हैं सहकारी कृषि। उसको क्या कहते हैं? सहकारी कृषि। कृषक समूह बनाकर कृषि, ठीक है। दूसरा, किसी के खेत में काम करना है तो बाकी 19 लोग भी उसको सपोर्ट करेंगे कि चल तेरे खेत में हम काम करा देते हैं, हमारे में तू करा देना। तो ये एक मित्रता है। व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना जैसे आपके स्कूल का, उस तरह से है कि ठीक है आज किसी दोस्त में परेशानी आई है तो हम खड़े हो जाते हैं, हमारी परेशानी में वो खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे किसान जब ग्रुप बनाते हैं उसको कहते हैं सहकारी ग्रुप या सहकारी कृषि। तो देखो, समूह यानी ग्रुप होता है, स्वेच्छा से सहकारी संस्था करें, अपनी इच्छा से ही बनाते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट भी तो कर सकते हो, वैसे अपनी इच्छा से बनाते हैं। ऐसे नहीं कि पैसे ले लिए और फिर सहकारी संस्था का खंडन कर दिया, नहीं, उसमें नॉर्म्स लिखे रहते हैं, रूल्स रेगुलेशन नीतियां आदि चीजें रहते हैं, उसमें मेथड रहते हैं, लॉ बना रहता है खुद का। ऐसा कहाँ होता है? भारत में कम होता है, स्वीडन में ज्यादा होता है, इटली में होता है, नीदरलैंड में होता है और डेनमार्क में होता है। सहकारी कृषि ज्यादा कहाँ चलती है? डेनमार्क में। कहाँ चलती है? डेनमार्क में। इसके अलावा स्वीडन, इटली और नीदरलैंड। तो सहकारी कृषि समझ गए ना? पक्का समझ गए? आगे बढ़ते हैं, ले लो बोले स्क्रीनशॉट। 1 2 3 आगे चले। सामूहिक कृषि, सब लोग मिलकर। सहकारी में क्या हो रहा था? सारा ग्रुप बन रहा था, जिसको लोन चाहिए, ऋण चाहिए, पैसा चाहिए, उधार चाहिए, उसको दे रहे थे, वापस किस्तों में ले रहे थे। अगर उसी संघ को हम सहकारी नहीं कहकर सामूहिक बोलते तो सब लोग एक ही के खेत में काम करने जाएंगे, फिर दूसरे दिन दूसरे के खेत में जाएंगे, तीसरे दिन तीसरे के, और ऐसे करके अगर 20 लोग हैं तो 20 दिनों में सबके खेतों का काम कंप्लीट। ये सामूहिक कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज का होता है। अब मान लो 20 लोगों ने मिलकर एक ट्रैक्टर ले लिया, पहले दिन इसके खेत में काम कर रहा है, दूसरे दिन उसमें कर रहा है, तो बताओ ट्रैक्टर किसका हुआ? उन 20 लोगों का। तो बताओ सामूहिक हुआ कि नहीं हुआ? संपूर्ण समाज का। ये सामूहिक श्रम पर आधारित है, सब लोग जो है मिलकर करते हैं, और इसको जो है सोवियत संघ वाले कहते हैं, आप भारत वाले इसको सामूहिक कहते हो, ये हमारे यहाँ तो इसको लोग क्या कहते हैं? कोल खहोज कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल खहोज। बताओ अमेरिका में लोग स्थानांतरित कृषि को क्या कह रहे थे? मिल्पा। क्या कह रहे थे? मिल्पा। तो फिर बताओ लादांग किसे कह रहे थे? ये आपके लिए कमेंट का सवाल है, देखता हूं कौन लिखता है आज, सारे कमेंट देखता हूं मैं। कोल खहोज इसका सोवियत संघ का नाम है। सोवियत संघ वाले लोग, सोवियत संघ कहां है? आज जो रूस दिखाई देता है वो पहले सोवियत संघ हुआ करता था, फिर इसके टुकड़े हो गए, तो सबसे बड़ा जो टुकड़ा है वो हमारा रूस है। तो सोवियत संघ के लोग और रूस वाले जो है सारे लोग इसको कोल खोज कहते हैं, और उन्हीं ने ही इसको शुरू किया था सामूहिक कृषि को। इसे समाजवादी देशों में अपनाया गया जो समाज को महत्व देते हैं, भारत भी देता है। 20-25 लोग मिलकर काम करते हैं खेत में, है ना। इस प्रकार से सामूहिक कृषि होती है, जान गए आप। अब मिश्रित कृषि में क्या होता है? ये समशीतोष्ण क्षेत्रों में होती है। समशीतोष्ण समान रूप से शीत और उष्ण, जहां ठंडा और गर्म समान चलता हो वो कहलाता है शीतोष्ण। जब गर्मी और ठंड दोनों बराबर चलती हो, सम यानी समान, शीत मतलब ठंड, उष्ण मतलब गर्मी, गर्मी और ठंड दोनों साथ चलती हो, उन क्षेत्रों में ये होती है। कृषक जो होता है वो मेहनती होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, और ये अत्यधिक विकसित जो देश होते हैं वहां चलती है एक ही खेत में सारी फसलें बो देना, और कुछ भी नहीं है। गेहूं, जौ, राई, मक्का, कंदमूल आदि फसलें एक ही जगह बो दी, तो ये कहां चलती है? बड़े राष्ट्रों में। डेयरी कृषि में क्या होता है? डेयरी कृषि तो कृषि है ही नहीं, पशुपालन है, लेकिन पशुपालन कृषि के साथ ही होता है, इसीलिए उसको कृषि कहा जाता है। ये भी हटलेसी कह रहे हैं, मान लेते हैं उनकी बात को। डेयरी के अंदर पशु का काम है, डेयरी फार्म 20-25 पशु रखेंगे, उनसे दूध निकालेंगे और बेच देंगे, डेयरी कृषि हो जाएगी। अब आप कहेंगे इसमें उगा क्या रहा है, ये कृषि क्यों कह रहे हैं? अरे जब पशुपालन कृषि के साथ ही है तो फिर डेयरी इसी में आएगी ना, ठीक है। दुधारू पशु का उन्नत दल प्रकार है, यानी उन्नत दल का मतलब है अच्छे अच्छे पशु रखे जाएंगे जो दुधारू हो। दुधारू का मतलब जैसे आप जुझारू हो, मजबूती से लड़ते हो, वैसे दुधारू दूध देने वाले होते हैं। क्या होते हैं? दूध देने वाले। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसमें ताजा दूध व डेयरी बाजार होते हैं, दूध ताजा ही मिलेगा, डेयरी में चला जाएगा, जैसे ही दूध निकाला इलेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है, दूध को सीधा डेयरी पर ले जा दिया जाता है और फिर वहां से लोग खरीद लेते हैं। तो ये डेयरी कृषि है। नगरों में होती है, उद्योगों के आसपास होती है। कहाँ होगी डेयरी कृषि? अब गांव के अंदर तो सबके पास पशु है, तो फिर डेयरी में दूध कौन लेगा? नहीं लेगा ना।
तो शहरों के आसपास डेयरी स्थापित की जाती है, या कोई औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ फैक्ट्री है वहां की जाती है, तो लोग आते हैं और दूध लेते हैं, क्योंकि वो फैक्ट्री में और शहर के अंदर छत पे तो पशु रख नहीं सकते, तो फिर ऐसा किया जाता है। कहाँ कहाँ होती है? 3 मुख्य क्षेत्र है, यूरोप में होती है, कनाडा में होती है और न्यूजीलैंड और तस्मानिया में होती है। तो उत्तरी पश्चिम जो यूरोप है उसमें होती है, कनाडा में होती है और न्यूजीलैंड में होती है और तस्मानिया में होती है। ठीक है, याद रख लोगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे बढ़े। रोपण कृषि, इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत छोटा होता है। रोपण कृषि ये कर रहा है, देखिए एक स्थान से रोप कर दूसरे स्थान पर ले जाकर फिर रोप देना, खड़ा कर देना या फिर उसको लगा देना। रोपण कृषि में खेत कैसा होता है? छोटा होता है। रोपण कृषि में खेत कैसा है? छोटा। निवेश, उच्च प्रबंधन, वैज्ञानिक तकनीकी अपनाई जाती है। इसमें क्या अपनाई जाएगी? वैज्ञानिक तकनीकी विधियां। निवेश मतलब पैसा तो लगता ही है, जो भी कृषि हो उसमें पैसा लगेगा ही, निवेश होगा ही होगा, यह आपको लिख ही देना है। खेत छोटा, निवेश ये अमूमन सब में आता है, वैज्ञानिक पद्धतियां आती है। कौन लोग करते हैं? यूरोप के लोग ज्यादा करते हैं, और इसको क्या कहते हैं? रोपण कृषि। तो रोपण कृषि क्या है? खेत छोटे होते हैं, अधिक पूंजी लगती है, निवेश लगता है, पूंजी कहो या निवेश कहो। उच्च प्रबंधन यानी ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है खेत का, उच्च प्रबंधन, उच्च प्रबंधन, ये इस प्रकार से की जाती है। औपनिवेशीकरण क्या? कृषि के कुछ रूपों में शुरुआत, जैसे रोपण कृषि। तो ये जो है यूरोपीय देशों में ज्यादा है। किस देशों में? सिर्फ इसमें रोपण कृषि में आपको यूरोपीय, पे फॉर यूरोपीय है ना, देखो पारो यानी याद आ रहा है, यूरोप है, पारो यूरोप, याद रख लोगे, ठीक है ना। यूरोपीय कृषि यहां होती है। ठीक है, आगे देखिए। एक फसली कृषि, कृषि क्षेत्र का आकार बड़ा होता है परंतु श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं। इसकी फसलें चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले यूरोपीय क्षेत्रों में होते हैं। ठीक है, फसलें कौन कौन सी है? फ्रांस वासियों ने फ्रांस में जो फसल की है वो अफ्रीका के क्षेत्र में आती है। अफ्रीका के अंदर फ्रांस वासियों ने जो है वो अफ्रीका में कॉफी के बागानों को महत्व दिया है। ब्रिटेन के लोग आए, भारत और श्रीलंका में भी आए, मलेशिया में भी आए और प्रायद्वीपीय समूह में भी आए। भारत और श्रीलंका में जब ब्रिटेन के लोग आए, देखो ये क्या सारणी है, समझ लो मेरी बात को। फ्रांस के लोग जहां भी गए, जैसे अफ्रीका गए, उन्होंने वहां कॉफी और कोकोआ के बागान लगाए। कॉफी और कोकोआ के, कोकोआ रबर की तरह होता है, ठीक है ना। कॉफी और कोकोआ के बागान कहां लगाए? फ्रांस वालों ने अफ्रीका में। ठीक है, ब्रिटेन वाले भारत और श्रीलंका में गए तो यहां के लोगों को नशेड़ी बना दिया, चाय के बागान लगा दिए। ब्रिटेन वाले मलेशिया में गए तो रबड़ के बागान लगा दिए। किसके? रबड़ के। और पश्चिमी द्वीप समूह में गए तो गन्ना और केले के बाग लगा दिए, गन्ना और केले के बाद। अब आप सुंदरवन डेल्टा का नाम सुनते हो, वो नारियल के पौधे, तो वो भी किसका काम है? इन ब्रिटेन वालों का। तो ब्रिटेन वाले 3 जगह गए, ब्रिटेन में 3 शब्द आ रहे हैं, कोई कह नहीं 3.5 है। तो भारत और लंका में गए चाय के, मलेशिया गए रबड़ के बागान लगा दिए, पश्चिम द्वीप समूह में गए गन्ने के लगा दिए, फ्रांस वाले अफ्रीका गए और कॉफी और कोकोआ के लगा दिए। स्पेन वाले लोग जाते नहीं है ज्यादा, लेकिन चले गए फिलीपाइंस में, स्पेन और अमेरिका वाले, और फिलीपाइंस में नारियल लगवा दिए। क्या लगवा दिए? नारियल। नोट, कॉफी के बागान फेजेंडा कहलाते हैं। आपके लिए लिखा गया है ये नीचे वाला जो नोट करके, ये हर बार बोर्ड में पूछ लेते हैं कि फेजेंडा क्या है। फेजेंडा क्या है? कॉफी के बागान जो होते हैं, बड़े बड़े कॉफी के जो बाग होते हैं, वो फेजेंडा कहलाते हैं। आप याद रख लेना, सर ने ऐसे करके बताया था, पक्का आएगा ये, देख लेना आप, ठीक है, हर बार आता है। भूमध्य सागरीय कृषि, देखो भूमध्य सागर पे होते हैं खट्टे फल। क्या होते हैं? खट्टे फल। ठीक है, इस बार ऐसा नहीं बनाएंगे, इस बार कुछ अच्छा बनाएंगे। ठीक है, यहां से देखिए, ये जो है ग्लोब है, ये क्या है? ग्लोब। और ये है भूमध्य रेखा, सीधी होती है, मैं तो आपको समझाने के लिए टेढ़ी-मेढ़ी कर रहा हूं। इस भूमध्य रेखा के आसपास जितने भी फल होंगे वो खट्टे होंगे। कैसे होंगे? खट्टे। भूमध्य रेखा के आसपास फल कैसे होंगे? खट्टे होंगे। तो भूमध्य सागर पर कृषि कैसी होगी? खट्टे फलों वाली। और लोमड़ी ने क्या कहा था? अंगूर खट्टे है, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाई, इसलिए अंगूर का चित्र लिखा गया है। भूमध्य सागरीय अंगूर खट्टे तो यहां होंगे। भूमध्य सागर के आसपास सारे फल खट्टे होते हैं फल, है ना। भूमध्य सागरीय कृषि और विशिष्ट कृषि है, ये एक विशिष्ट कृषि है। इसका विकास भूमध्य सागर के क्षेत्रों में, भूमध्य के आसपास ही होता है बस। यहाँ अधिकतर खट्टे फल होते हैं, ये हम भी कह रहे हैं। अंगूर की कृषि की मुख्य विशेषता है, यहाँ अंगूर होंगे, खट्टे होते हैं कि नहीं होते हैं अंगूर? अब इसमें कुछ याद करना ही नहीं है, डेयरी में पशु का काम में लिया जाता है, पशु काम में लिया जाता है। भूमध्य में खट्टे फल होते हैं तो अंगूर का नाम आएगा। अच्छी किस्म का अंगूर से मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है। आप सब जानते हैं मुनक्का थोड़ी ब्लैक होती है, किशमिश थोड़े से छोटे दिखाई देते हैं, मुनक्का बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ अंजीर और जैतून भी मिलते हैं। भूमध्य सागर में
यहां पे अंगूर हो रहे हैं, यहां पे क्या हो रहे हैं, अंगूर और अंजीर, जैतून, संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 पत्तियां बनी हुई है इस प्रकार से लोगों के अंदर, यूएनओ महासंघ में, तो वो जैतून के पौधे हैं, किसके हैं, जैतून के, ठीक है। जैतून होता है भूमध्य रेखा आसपास की जाती है, ये कृषि भूमध्य रेखा के आसपास की जाती है। मुख्य क्षेत्र अफ्रीका में होगी, ऑस्ट्रेलिया में होगी और कैलिफोर्निया में होगी। कैलिफोर्निया में कहां होगी, कैलिफोर्निया में कहां होगी, ऑस्ट्रेलिया में कहां होगी, अफ्रीका में, ठीक है। विस्तृत वाणिज्य कृषि जो सिर्फ बिजनेस के लिए की जाती है, ये मध्य अक्षांशों में की जाती है। फिर देखो ग्लोब को इस प्रकार से, ये लो, ये ग्लोब, ये जो है अक्षांश रेखा खींच दी मैंने 0 डिग्री भूमध्य विषुवत रेखा, इसके आसपास के क्षेत्रों में की जाती है, तो आप समझ जाएंगे। इसकी मुख्य फसल गेहूं है। इसकी मुख्य फसल कौन है, गेहूं। फसल याद रख लो, फसल पूछी जाती है कि इसकी मुख्य फसल कौन सी है, तो अनाज कृषि, अनाज में गेहूं ही तो आता है सबसे पहले, तो अनाज कृषि। विस्तृत यानी बड़ा व्यापार करने के लिए जो अनाज कृषि की जाती है उसमें गेहूं आता है। अन्य कौन आएगा, मक्का, राई, जौ, राई, बोई आदि आती है, ठीक है। यंत्रों का अधिक प्रयोग होता है, प्रति एकड़ उत्पादन कम, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक। खेत में तो उत्पादन कम होता है, लोग इसमें कम लगते हैं। देखो जब हम दूसरी फसलों को पढ़ रहे थे तो एक के अंदर ये आया कि खेत बहुत बड़ा नहीं होकर छोटा है, इसलिए खेत में छोटा है फिर भी उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से जोड़ा जाए तो कम होता है। जैसे कि 10 लोग एक खेत में काम कर रहे हैं, 1 बीघा में खेत है, तो 1 बीघा खेत के अंदर 10 क्विंटल अनाज हो गया, तो 10 क्विंटल बहुत ज्यादा है। अगर लोगों में बांटा गया तो खेत के हिसाब से तो खेत छोटा होते हुए भी अच्छी उपज पैदा हुई, लेकिन लोगों के हिसाब से तो एक व्यक्ति को 1 क्विंटल ही आया, तो लोगों के हिसाब से कम हुई। तो उस फसलों में हम ये देख रहे थे, यहां पे खेत छोटा है लेकिन लोग भी कम लगे। 5 बीघा जमीन है और 3 क्विंटल हुआ, 2 लोग काम कर रहे थे, 1.5 क्विंटल आ गया। तो खेत के हिसाब से उत्पादन कम है और लोगों के हिसाब से अच्छा है। कंबाइन के क्रू एक दिन में हेक्टेयर भूमि से अनाज काटने में सक्षम है। यह कृषि अफ्रीका, वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स, न्यूजीलैंड, कैंटरबरी और अर्जेंटीना में पंपाज घास के मैदान है। ये जो कृषि हम देख रहे हैं, कौन सी, विस्तृत वाणिज्य कृषि, ये जो है सबसे ज्यादा जो है क्रू होते हैं इसके अंदर, उससे इस कृषि को किया जाता है। अफ्रीका के वेल्डस में की जाती है, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, न्यूजीलैंड कैंटरबरी, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, न्यूजीलैंड कैंटरबरी, अर्जेंटीना के पंपाज घास के मैदान है, वहीं ये कृषि की ही जाती है, ठीक है। पृथ्वी के गर्भ से धातु अयस्कों, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनिकर्म या खनन कहलाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसी भी वस्तु को जब खोदकर प्राप्त किया जाता है उसको हम खनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, खनन कहते हैं। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक भौतिक और आर्थिक कारक होते हैं। खनन कार्य जब करते हैं तो भौतिक कारक जो होता है, सबसे पहले ये पता लगाना पड़ता है कि खनिज कहाँ है। जब ये पता लग जाए तो बहुत पैसा लगता है खनिज को निकालने के लिए, तो ये दोनों कारक आपको समझ में आ जाना चाहिए। खनन कार्य को लाभप्रद मुख्यतः कारकों से विभक्त किया जाता है, जिनमें खनिज निक्षेप, पहला कौन सा है, भौतिक कारक, मैंने आपको समझा दिया है। अब इसको मैं रीड कर रहा हूं, पहले समझ लो। खनन क्या होता है, किसी भी वस्तु को खोद के प्राप्त करना खनन होता है, पहली बात। दूसरा, खनन कार्य को कौन प्रभावित करता है, भौतिक कारक और आर्थिक कारक। पहले तो पता लगाओ खनिज कहाँ है, भौतिक कारक, पता लग गया तो पैसे लगाओ, तो हो गया आर्थिक। आर्थिक का मतलब होता है पैसा। जिन खनिजों निक्षेप का मतलब होता है क्षेत्र। जिन खनिज क्षेत्र के आकार, श्रेणी और उपस्थिति की अवस्था को शामिल किया जाता है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि खनिज कहाँ है, कितने आकार में फैले हुए हैं और कितना मिल सकता है। निक्षेप मतलब भंडार कितने हैं इस क्षेत्र में, यह देखा जाता है। तो भौतिक कारक है, यानी फिजिकल देख रहे हैं हम। क्या देख रहे हैं, फिजिकली देख रहे हैं कि इतना हो सकता है। आर्थिक, जिस खनिज की मांग हो रही है, अब ये देखेंगे कि बाजार में मांग है कि नहीं है, तो पैसा लगाएंगे। विद्यमान तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, उसकी अवसंरचना का पता होना चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, यातायात होना चाहिए और मेहनती मजदूर होने चाहिए, तब जाके हम आर्थिक कारकों को सक्षम रूप दे पाएंगे। खनन की विधियां, खनन की क्या है, विधियां। तो मैंने बताया था खनन की विधि में सबसे ज्यादा चलने वाली जो विधि है, यह तो है आपका धरातल, यह है धरातल यानी जमीन। और यहां मुझे ऐसा अंदेशा हुआ कि यहां खनिज है, तो मैं एक पाइप डालूंगा जमीन में इस प्रकार से, और ये पाइप यहां तक आएगा इस प्रकार से, और इस पाइप को बाहर निकाल के देखूंगा तो इस पाइप के अंदर काफी जगह जहां पृथ्वी के अंदर खनिज है, वो खनिज इसके अंदर फंस जाएंगे। जहां पानी है, जहां खनिज है, वो सब इसके अंदर फंस जाएंगे। और ये एक कुपकी बनाई मैंने, क्या बनाई, कुपकी। और इस प्रक्रिया को कहते हैं कुपकी खनन। क्या कहते हैं इसको, कुपकी खनन। तो ये खनन की विधि होती है। ये क्या होती है, खनन की विधि।
तो यह था हमारा शानदार वाला वन शॉट जिसमें प्राथमिक क्रिया को बहुत डिटेल से हमने समझा है। जिसने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है वो कमेंट जरूर करे। क्या करेगा? कमेंट करेगा। वो उसके कमेंट को मैं लाइक करूंगा। हमेशा वो वीडियो को लाइक करते हैं, उनके कमेंट को मैं लाइक करूंगा। इसलिए मेरा ये कहना है बड़ी मस्ती के साथ अपनी एग्जाम की इस तैयारी को आप जो है रफ्तार पकड़ाइए। आप चिंतित ना हो, अगले 7 या 8 दिन के अंदर आपके एग्जाम से पहले सारे वन शॉट आ जाएंगे। मिलते हैं अगले वन शॉट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।